उलझन में पड़ी भीड़ उस कक्ष की ओर गई और जो उन्होंने देखा उससे उनके चेहरे तुरंत उतर गए। साधना कक्ष में रखा एक काला लौह पत्थर का लक्ष्य पूरी तरह से दो टुकड़ों में टूट गया था, जिसका ऊपरी हिस्सा जमीन पर पड़ा था और जमीन पर खून का एक भयानक ढेर था। हर किसी का दिल जोर से धड़क उठा। क्या यह लेडिडिएच का इंसान भी है? अगले ही पल गुरुत्वाकर्षण साधना हॉल में वीर का दिखना कम चौंकाने वाला नहीं था, लेकिन हंगामा जल्द ही शांत हो गया और उसे देखने वाले सभी छात्र कड़वाहट से मुस्कुराए। उसकी क्रूर साधना ने उन्हें उकसा दिया था, जैसे किसी ने उनमें से हर एक को बांह में एक शॉट दिया हो, जिससे उन्होंने तुरंत अपने मूल साधना कार्यक्रम को दोगुना कर दिया। वीर को आखिरकार एहसास हुआ कि उसके मौजूदा रूप ने बहुत ज्यादा अनचाहा ध्यान आकर्षित किया है, इसलिए उसने तुरंत अपनी स्टोरेज रिंग से साफ कपड़ों का एक सेट निकाला और उसे पहन लिया। फिर जल्दी से अपने छात्रावास की ओर चल पड़ा। टायरेंट बॉडी टेम्परिंग तकनीक का प्रभाव वास्तव में जबरदस्त था, लेकिन इससे होने वाला दर्द किसी भी औसत व्यक्ति के लिए असहनीय था। वीर की त्वचा और मांसपेशियों का लगभग हर इंच फट गया था और हर रोम छिद्र से खून रिस रहा था। जब तक वह साधना के अंत तक पहुंचा, वह दर्द से लगभग बेहोश हो गया था और केवल अपनी सहज प्रवृत्ति के साथ टिका हुआ था। हर विशेष जो साधना के माध्यम से एक मार्शल सोवरेन बना था, वह साधारण नहीं था। उन सभी ने औसत लोगों की तुलना में 100 गुना अधिक कठिनाइयों का सामना किया था। तब जाकर उन्होंने 100 गुना बड़ा परिणाम हासिल किया था। मजबूत बनने की राह पर कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता। वीर ने अपने छात्रावास वापस आते ही स्नान किया। उसकी त्वचा, जो चोट के निशानों से भरी और देखने में भयानक थी, जेड की तरह चिकनी हो गई, जिसमें एक भी निशान नहीं था, और अपनी हरकतों के बीच उसने स्पष्ट रूप से एक ताकत महसूस की जिसे वह लंबे समय से खो चुका था। हालांकि यह अभी भी बहुत कमजोर थी, लेकिन वह इससे बहुत संतुष्ट था। यह वास्तव में स्वर्ग के नीचे नंबर 1 शरीर शोधन तकनीक है, क्योंकि इसने मुझे एक 9th ग्रेड स्पिरिट मेडिसिन से साफ किए गए शरीर से भी ज्यादा मजबूत शरीर दिया है। अब इस मजबूत शरीर के साथ मैं कुछ सरल मिश्रणों के साथ प्रयोग करना शुरू कर सकता हूं। जैसे ही मैं कुछ निम्न स्तरीय औषधीय गोलियां बना सकता हूं, मेरी साधना की गति और भी तेज हो सकती है। एक अल्केमिस्ट की ताकत आत्मा की ताकत पर निर्भर करती है, लेकिन कई बुनियादी शोधन के लिए कुछ शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। वह कुछ जड़ी बूटियां और शोधन उपकरण खरीदने की सोच ही रहा था कि अचानक उसे अपने सिर के पिछले हिस्से में एक ठंडक महसूस हुई। कोई उस पर घूंसा मार रहा था। उसने ठंडक से सोचा और बिना देखे ही अपना एक हाथ अपनी पीठ के पीछे बढ़ाया, आने वाले हमले की ओर लपकते हुए। पट्टा! जैसे ही उसने अपनी उंगलियों को मजबूती से बंद किया और एक बैकफ्लिप किया, उसकी हथेली पर एक जोरदार ताकत का प्रहार हुआ। उसका दाहिना हाथ उसके शरीर के साथ 360 डिग्री घूम गया। कड़ाक कड़ाक कड़ाक, हवा में हड्डी टूटने की आवाज गूंजी, साथ में एक जोर की चीख भी। यंग मास्टर वीर, मैं हूं, आह मेरा हाथ! तभी वीर ने देखा कि वह व्यक्ति कौन था और चौंक गया। मोटू हर्ष! हर्ष दर्द से कराह उठा और उसने अपने हाथ को देखा, जो इतना मुड़ गया था कि वह एक गूंथे हुए आटे की तरह लग रहा था, और दुख से कहा, यंग मास्टर वीर, मेरा हाथ बेकार हो गया। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। तुम्हें किसने कहा था मुझ पर चुपके से हमला करने के लिए? वीर ने गुस्से से कहा। खुद को भाग्यशाली समझो कि मैंने तुम्हारी हड्डी सिर्फ 7 टुकड़ों में तोड़ी है। बाद में अल्केमी हॉल में जाना और कुछ मिल्कवेच रूट और आटा ले आना, उन्हें एक साथ मिलाकर अपने हाथ पर लगा लेना। कुछ दिनों में तुम ठीक हो जाओगे। मैंने पिछली बार आपको थोड़ा अजीब देखा था, इसलिए मैं आपको परखना चाहता था। तभी हर्ष ने अविश्वास से कहा, यंग मास्टर वीर, आपकी ताकत? क्या ऐसा हो सकता है कि? वीर ने सिर हिलाया और कहा, मैंने अभी तक अपने चक्र नहीं खोले हैं। तुम मुझसे क्या चाहते हो? हर्ष की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने निराशा से कहा, आप इतने मजबूत हो गए हैं और फिर भी आपने अपने चक्र नहीं खोले हैं। आप इन दिनों कहां छिपे हुए थे? टीचर लावण्या आपको हर जगह ढूंढ रही हैं। यह छोटी लड़की मुझसे क्या चाहती है? क्या वह मुझे गुरुत्वाकर्षण कक्ष में भेजने जा रही है? वीर ने उदासीनता से कहा।
हर्ष के ठंडे पसीने छूट गए। छोटी लड़की, यंग मास्टर वीर, कहीं आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? अगर आप मरना चाहते हैं तो बस कह दीजिए। एक और बात, आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। करण भी इन दिनों गायब है और मैंने सुना है कि वह एक योद्धा बनने के लिए एकांत में साधना कर रहा है। आपने धीरज और रोहित को अपंग कर दिया है, इसलिए वह बाहर आते ही सबसे पहले आपको ढूंढेगा। वीर ने चिंतित दिख रहे हर्ष पर नजर डाली और मुस्कुराया। शांत हो जाओ, सिर्फ योद्धा ही तो बन रहा है। सिर्फ योद्धा ही तो बन रहा है? हर्ष ने गुस्से और हताशा से कहा। क्या आप जानते हैं कि योद्धा बनने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक व्यक्ति ने मौलिक ऊर्जा को संघनित कर लिया है और एक असली योद्धा बन गया है। योद्धाओं और हम जैसे छात्रों के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। चेतन, राजकुमारी रूपाली और मैं दिनों से आपके लिए चिंतित हैं, लेकिन आपको देखिए, सिर्फ योद्धा ही तो बन रहा है। है। वीर हल्के से मुस्कुराया। तो क्या हुआ अगर करण एक असली योद्धा बन गया? वह उसके जूते चाटने के भी लायक नहीं था। भले ही उसके पास इस समय कोई साधना का आधार नहीं था, लेकिन वह एक मामूली योद्धा को दिल पर नहीं लेगा। चाहे वह युवराज हो या करण, वे उसकी नजरों में 3 साल के बच्चों से अलग नहीं थे। मैं कुछ खरीदने जा रहा हूं, लेकिन मेरे पास पैसे कम हैं। मुझे कुछ उधार दे दो। हालांकि वीरली परिवार का यंग मास्टर था, लेकिन उसे लंबे समय से परिवार से बाहर कर दिया गया था और उसकी पॉकेट मनी ज्यादा नहीं थी। इसलिए अन्य यंग मास्टरों की तुलना में वह बहुत गरीब था। हर्ष ने अपनी आंखें चौड़ी कीं और आश्चर्य से कहा, क्या आप सच में बिल्कुल चिंतित नहीं हैं? आप जानते हैं, हमारे बैच में 3000 से ज्यादा नए छात्र हैं, लेकिन अब तक सिर्फ लगभग 30 ने ही सफलता हासिल की है और योद्धा बने हैं। जो ऐसा करते हैं, यहां तक कि गरीब क्लासों में भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ छात्र माना जाता है। उनकी क्लास के छात्र सभी गणमान्य व्यक्तियों के बच्चे थे, इसलिए वे आदतन अन्य क्लासों को गरीब क्लास कहते थे। लेकिन उनकी क्लास की समग्र ताकत भी बाकी क्लासों में सबसे खराब थी, इसलिए अन्य क्लासें उनकी क्लास को कचरा क्लास कहती थीं। ओ, मैं चिंतित हूं, लेकिन चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे पास अब कितने पैसे हैं? मुझे सब उधार दे दो और मैं तुम्हें किसी और समय वापस कर दूंगा। यंग मास्टर वीर, मैं महसूस कर सकता हूं कि आप बहुत बदल गए हैं। मैं आपको मान गया। हर्ष ने अपना जादुई थैला निकाला और सोने के सिक्कों का एक ढेर उंडेल दिया। यहां लगभग 200 या 300 सोने के सिक्के हैं, जो आपके लिए 1 साल तक काफी हैं। बिना किसी औपचारिकता के वीर ने सभी सोने के सिक्के रख लिए। हालांकि ज्यादा नहीं है, मैं इससे काम चला लूंगा। उसने एक उठाया और उसे हर्ष की ओर फेंका। जाओ और दवा खरीदो। तुम्हारे हाथ पर 24 घंटे के भीतर औषधीय लेप लग जाना चाहिए, वरना यह सच में बेकार हो जाएगा। चौंक कर हर्ष जल्दी से मुड़ा और सोने का सिक्का लेकर भाग गया। लेकिन वह मुश्किल से दरवाजे तक पहुंचा ही था कि अचानक एक जोर का धमाका हुआ और उसका मोटा शरीर बाद में वापस उड़ता हुआ फेंक दिया गया। उसने हवा में खून का एक निशान छोड़ा और वीर के पैरों के पास जमीन पर गिर गया, जहां वह बेहोश हो गया। उसके उभरे हुए पेट पर एक अलग पद चिन्ह था। तुम कचरे के टुकड़े जिसे मौत या खतरे का कोई अंदाजा नहीं है। दरवाजे के बाहर से एक ठंडी आवाज आई और फिर एक परछाई अंदर फेंकी गई, जो मोटू हर्ष के बगल में गिरी। वह आदमी खून से लथपथ था। उसका चेहरा सर्दियों के खरबूजे की तरह सूझा हुआ था और वह दर्द से कराह रहा था, जबकि जमीन पर पसरा हुआ था कुछ ऐसा बड़बड़ा रहा था जिसे समझा नहीं जा सकता था। वीर ने उसे थोड़ी देर घूरा, तब जाकर उसने उस आदमी को चेतन के रूप में पहचाना। वीर राठौर, तुमने मेरे आदमियों को छूने की हिम्मत कैसे की? आज मैं तुम्हें पूरी तरह से अपंग कर दूंगा। 1 दर्जन से ज्यादा लोग दरवाजे से अंदर घुसे, जिनका नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि करण कर रहा था। वह गर्व से आगे बढ़ा। उसकी ऊर्जा हर कदम के साथ बढ़ रही थी। जब तक वह वीर के पास आया, उसमें से एक चमकदार रोशनी निकली, जिससे वह शक्तिशाली दिख रहा था। यह मौलिक ऊर्जा की रोशनी थी, एक योद्धा की निशानी। बॉस, आप सच में एक योद्धा बन गए हैं। आपको मेरा बदला लेना होगा। करण के पीछे खड़े धीरज ने जोर से चिल्लाया। उसका गुप्तांग उभरा हुआ था, जैसे उसने अंदर एक वॉश बेसिन रख लिया हो।
जाहिर है उस पर बहुत ज्यादा पट्टियां बंधी थीं जिन्हें हटाया नहीं गया था। उसके बगल में खड़े रोहित का चेहरा पीला था, उसकी आंखें जानलेवा गुस्से से जल रही थीं और शरीर गुस्से से कांप रहा था। तुम योद्धा बनते ही पूरे शरीर में क्यों चमक रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक चमकदार मोती हो? वीर ने हर्ष और चेतन की चोट पर नजर डालने के लिए झुका। जब उसने देखा कि वे बुरी तरह घायल दिखने के बावजूद मरने के खतरे में नहीं हैं, तो उसे राहत मिली। फिर भी उसकी आंखों में पहले से ही जानलेवा इरादा चमक रहा था। और तुम दोनों, तुम्हें देखे हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं, तुम्हारी आवाजें कैसे बदल गईं? ओह, तुम्हारी दाढ़ी कहां है? यह टिप्पणी धीरज को सीधे उसकी कमजोर जगह पर लगी और उसने गुस्से में एक मुंह खून उगल दिया। इससे पहले कि वह बेतहाशा दहाड़ा, उसे मार डालो, उसे मार डालो, बॉस, आपको मेरे लिए उसे मारना होगा। उसकी आवाज में एक महिला की तरह एक तीखापन था जिसने सुनने वाले सभी को अनियंत्रित रूप से कंपा दिया। उनके माथे ठंडे पसीने की बूंदों से ढक गए। करण भी कांप गया और अनजाने में थोड़ा हट गया। फिर वीर की ओर इशारा किया और कहा, क्या तुम खुद घुटने टेक कर सिर झुकाओगे या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूं और तुम्हें पूरी तरह से अपंग कर दूं? वीर एक फिसड्डी था जिसे वह अपनी मर्जी से धमका सकता था, लेकिन अगर उसे मारना हो तो बहुत कुछ सोचना पड़ता। आखिरकार उसे मारना ली परिवार के मुंह पर तमाचा मारने के बराबर था, जो दोनों परिवारों के बीच की सतही शांति को पूरी तरह से फाड़ देगा। इस तरह की कार्रवाई के परिणाम अप्रत्याशित थे। तो कर्णवीर को धीरज के साथ जो कुछ भी किया था उसके लिए अपंग और अपमानित करने के विचार से आया था। तुम मुझे अपंग करना चाहते हो? वीर की आंखें ठंडी हो गईं और उससे अचानक एक ऊर्जा का विस्फोट फैला। हालांकि इसमें मौलिक ऊर्जा जैसा दबाव नहीं था, लेकिन हवा में एक अकथनीय आभा संघनित होती दिख रही थी, जिसने करण सहित लोगों के समूह को पूरे शरीर में बीमार महसूस कराया और उनकी हथेलियों से पसीना छूट गया। बहुत बहुत लंबा समय हो गया है जब मैंने इतना अहंकारी बयान सुना है। यह क्या हो रहा है? मुझे यह कांपता हुआ एहसास क्यों हो रहा है? करण पूरी तरह से चौंक गया था और उसके अंदर एक डर का एहसास फैलने लगा। उसने एक उग्र दहाड़ के साथ अपनी हिम्मत जुटाई और अगले ही पल उसके हाथ में एक काली लोहे की तलवार प्रकट हुई। बिना एक और शब्द कहे उसने तलवार वीर की ओर नीचे कर दी। डर का एहसास इतना अकथनीय था कि उसने उसकी नसों को किनारे पर ला दिया। उसे चिंता थी कि अगर उसने निर्णायक रूप से काम नहीं किया तो उसके पास दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं होगी। यह एहसास एक छोटी नाव पर खड़े होने, तूफानी लहरों का सामना करने जैसा था जो दुनिया को बहा ले जा सकती है। मुझे ऐसा एहसास कैसे हो सकता है? यह बेतुका है। उसने तुरंत अपने दिमाग से सभी विकर्षणों को साफ किया और अपनी सारी ताकत अपनी भुजाओं में डाल दी। निर्णायक, स्पष्ट, बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं। वीर ने ओदोब्रितिल्नो सिर हिलाया। फिर उसके हाथ में भी इसी तरह की एक काली लोहे की तलवार प्रकट हुई और उसने उसे हल्के से अपनी छाती पर तिरछे रख दिया। यह एक आकस्मिक चाल थी, लेकिन इसने करण के हमले को रोक दिया। तुम मुझसे मजाक करने की हिम्मत करते हो? तुम मौत की तलाश में हो। वीर की टिप्पणी सुनकर करण गुस्से से आग बबूला हो गया और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसी समय उसने अपने हाथों में और ताकत डाली और यहां तक कि मौलिक ऊर्जा का एक अंश, जिसे उसने अपनी नाड़ियों की रक्षा के लिए इस्तेमाल किया था, सीधे लोहे की तलवार में डाल दिया। खट! दोनों तलवारें जोर से एक दूसरे से टकराईं और कई चिंगारियां निकलीं। ब्लेड से एक बड़ी ताकत नीचे आई और वीर की हथेलियों को फाड़ दिया, उसकी भुजाओं को सुन्न कर दिया और उसे पीछे की ओर धकेल दिया। लेकिन उसने अपना संतुलन नहीं खोया। उसने अपने पैरों को जमीन पर बनाए रखा, क्योंकि ताकत ने उसे कुछ कदम पीछे धकेल दिया। तब जाकर वह स्थिर हुआ। इस बीच उसकी काली लोहे की तलवार पर एक गहरा कट लग गया। तुमने मेरा हमला रोक दिया, यह कैसे संभव है? करण की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसका ध्यान एक पल के लिए भटक गया। अगर वह अभी भी चक्र खोलने वाला छात्र होता, तब भी यह संभव नहीं था कि वीर उसके 120% ताकत से किए गए हमले को रोक पाता। और अब तो वह एक योद्धा बन चुका था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस कचरे के टुकड़े ने अपने चक्र खोल लिए हैं? लेकिन
उसे वीर से कोई मौलिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव क्यों महसूस नहीं हो रहा था? सिर्फ वही हैरान नहीं था, उसके पीछे खड़े दर्जन भर लोग भी आंखें फाड़े इस दृश्य को देख रहे थे। उनके पैर जमीन पर जम गए थे। अपने गले में आए गर्म खून के घूंट को निगलते हुए वीर जोर से हंसा और बोला, हाँ हाँ, कितना संतोषजनक है। बहुत समय हो गया जब मैंने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई की थी। हालांकि मेरी वर्तमान स्थिति थोड़ी अजीब है, लेकिन तुम्हारा हमला वास्तव में संतोषजनक है। आओ आओ, मुझे तुम्हें कुछ और गुर सिखाने दो। मुझे तुम्हें कुछ और गुर सिखाने दो। कितना घमंड है। कर्ण इतना गुस्से में था कि उसकी गर्दन लाल हो गई। गुस्से से उबलते हुए उसने अपने दिमाग में चल रहे सदमे को दबाया और अपनी तलवार उठाई। ब्लेड पर मौलिक ऊर्जा की एक धारा खिल उठी। जैसे ही वह आगे कूदा और तलवार नीचे ले आया। पासिंग क्लाउड स्लैश, एक मार्शल तकनीक। यह कर्ण के परिवार की गुप्त मार्शल तकनीक थी, पासिंग क्लाउड स्वॉर्ड तकनीक। उसके पीछे वालों की आंखें सदमे से भर गईं और धीरज इतना उत्साहित था कि वह एक तीखी आवाज में चिल्लाया, तलवार एक गुजरते बादल की तरह चलती है। यह पासिंग क्लाउड स्वॉर्ड तकनीक है। यह बच्चा मर गया। आमतौर पर पाई जाने वाली मार्शल तकनीकों के विपरीत कर्ण के परिवार की पासिंग क्लाउड स्वॉर्ड तकनीक केवल योद्धा ही साध सकते थे। जैसे ही कर्ण ने अपनी मौलिक ऊर्जा डाली, तलवार तुरंत सूरज की तरह चमक उठी, इतनी चमकदार कि कोई भी उसे घूर नहीं सकता था। वह इस तकनीक का लगातार अभ्यास कर रहा था जब से उसने अपने चक्र पूरे किए थे। अब जब उसने सफलता हासिल कर ली थी और एक योद्धा बन गया था, तो वह आखिरकार इसकी पूरी शक्ति का उपयोग कर सकता था। इसका इस्तेमाल करते ही उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। मैं अब एक असली एक सितारा योद्धा हूं। देखता हूं तुम मेरा हमला कैसे रोकते हो। पासिंग क्लाउड स्वॉर्ड तकनीक तलवार को गुजरते बादलों की तरह बिना किसी बाधा के चलाने पर जोर देती है ताकि वार इच्छित लक्ष्य पर लगे। तुम क्या कर रहे हो? तुम एक मोमबत्ती की तरह एक चमकती हुई तलवार पकड़े हुए हो। अगर तुमने इसका नाम नहीं चिल्लाया होता तो मैं यह भी नहीं बता सकता था कि यह पासिंग क्लाउड स्वॉर्ड तकनीक है। वीर की टिप्पणी ने कर्ण को इतना गुस्सा दिलाया कि वह लगभग खून उगलने वाला था। तुम्हारी बकवास बहुत हो गई, अब मरो। चमकती हुई तलवार नीचे आई और वीर को निगलने ही वाली थी कि उसने हल्के से अपनी तलवार उठाई और लापरवाही से उसे बाहर की ओर इंगित किया। खुद को भाग्यशाली समझो कि तुम्हें मेरी सलाह मिली, उसने कहा। खट! एक तीखी आवाज गूंजी और चकाचौंध कर देने वाली चमक तुरंत फीकी पड़ गई। फिर एक काली तलवार हवा में सीटी बजाती हुई उड़ी और एक धम्म की आवाज के साथ छत में जा घुसी। ब्लेड के माध्यम से मौलिक ऊर्जा की एक हल्की धारा वीर के शरीर में घुस गई। उसने अपने दिल में ठंडक से सोचा और अपने शरीर को एक अजीब मुद्रा में मोड़ा। अगले ही पल उसे एक बड़ा दर्द हुआ, लेकिन जल्द ही उस मुद्रा के तहत वह घुल गया। पूरे कमरे में सन्नाटा था। धड़-धाम! कर्ण जमीन पर जम गया था। अपनी फटी हुई हथेलियों को खालीपन से देख रहा था, इसलिए उसने वीर के आते हुए पैर को नहीं देखा। उसने सिर्फ अपनी छाती में एक तीव्र दर्द महसूस किया और फिर उसे पीछे की ओर उड़ता हुआ फेंक दिया गया, रास्ते में खून खांसते हुए। यह कैसे संभव है? हर किसी का दिमाग जम गया था। उनके मुंह खुले रह गए थे और उनकी गर्दन की सभी मांसपेशियां अकड़ गई थीं। इस बीच कर्ण का दिमाग पूरी तरह से खाली था। जब तक उसे अपने गुप्तांग में एक ठंडक महसूस नहीं हुई, तब तक उसने देखा कि वीर उसके सामने एक तलवार पकड़े हुए है, जिसकी तेज धार उसके पुरुषत्व से 3 इंच से भी कम दूरी पर है। यह महसूस करते हुए कि अगर वीर ने थोड़ा सा भी हाथ घुमाया तो वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, उसके पैर डर से कांपने लगे और वह सदमे और गुस्से दोनों में गुर्राया। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम सच में मुझे छूने की हिम्मत करते हो? वीर की आंखों में तिरस्कार चमक उठा और उसने कहा, ओह, मैं हिम्मत नहीं करता। मैं बहुत डरा हुआ हूं। तुम्हारे वार ने मेरी भुजाओं को सुन्न कर दिया है और मुझे चिंता है कि मैं तलवार को स्थिर नहीं रख सकता। तुम देखो, मेरा हाथ अब कांप रहा है, जैसे कि उसके शब्दों का साथ दे रहा हो। उसका दाहिना हाथ कांपने लगा। ब्लेड कर्ण के गुप्तांग के सामने आगे पीछे हुआ, जिससे उसके पैर जोर जोर से कांपने लगे और हवा में मूत्र की गंध भर गई।
नहीं, नहीं, तलवार हटाओ। वह लगभग रोते हुए चिल्लाया। हटा दूं? वीर की आंखें ठंडी हो गईं। मैं तुमसे पिछला हिसाब बराबर करने में बहुत आलसी हूं, लेकिन तुमने इस बार मोटू हर्ष और लंगूर चेतन को घायल कर दिया है और यहां तक कि मुझे मारने की कोशिश भी की। अब मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हारा पुरुषत्व नहीं काटता तो मैं इस नाराजगी को कैसे निगलूंगा? नहीं, नहीं, कृपया, मैं आपसे भीख मांगता हूं। आप जो कहेंगे मैं वह करूंगा। कृपया दया करें, कर्ण चिल्लाया। वह बुरी तरह डर गया था। आखिरकार वह सिर्फ 15 साल का किशोर था, इसलिए उसका घमंड और साहस उसके पुरुषत्व को खोने की संभावना पर तुरंत गायब हो गया। वहां मौजूद दर्जनों छात्र भी किशोर ही थे। हालांकि उन्होंने अपने बॉस को, जो सामान्य समय में इतना ऊंचा और शक्तिशाली था, एक कमजोर की तरह जमीन पर रोते हुए और यहां तक कि अपनी पैंट गीली करते हुए देखा था, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसे अपमानजनक नहीं सोचा। ऐसी स्थिति में कोई भी आदमी डर जाएगा। बिना पुरुषत्व के एक आदमी जिंदा रहने से बेहतर मर जाना है। खासकर जब उन्होंने धीरज और रोहित पर नजरें डालीं, तो उनके चेहरे बेहद पीले पड़ गए और वे सभी जहां थे वहीं खड़े रहे, एक आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। चूंकि एक योद्धा वीर का मुकाबला नहीं कर सकता था, तो अगर वे एक साथ उस पर हमला करते तो वे भी बर्बाद हो जाएंगे। अगर वीर अभी भी अपने पिछले जीवन में होता तो उसने इन लोगों के पुरुषत्व को काट दिया होता, लेकिन अब उसकी पहचान अलग थी और उसकी ताकत कमजोर थी। कर्ण सिर्फ एक नया नया योद्धा था और उसके पास कोई अनुभव नहीं था। यही वजह थी कि वह दूसरे को आसानी से हरा सकता था। अगर वह किसी अन्य अनुभवी योद्धा या यहां तक कि एक मार्शल मास्टर का सामना कर रहा होता, तो उसके पास जीत का जरा सा भी मौका नहीं होता। अगर तुम अपना पुरुषत्व बचाना चाहते हो तो बस मुझे कुछ पैसे दे दो। पैसे? हाँ, हाँ, मेरे पास पैसे हैं। कर्ण को लगा जैसे उसने एक जीवन रेखा पकड़ ली हो। उसने जल्दी से अपनी उंगली से स्टोरेज रिंग निकालने की कोशिश की, लेकिन जितना ज्यादा वह उत्सुक हुआ उतना ही वह उसे नहीं निकाल सका। परेशान मत हो, वीर ने कहा और उसकी तलवार चमकी। कर्ण की दर्दनाक चीख के बीच हवा में खून का एक निशान खींच गया और उसकी उंगली और अंगूठी दोनों सीधे ऊपर उड़ गए। वीर ने अंगूठी पकड़ी और अपनी दिव्य चेतना से उसकी जांच की। तभी उसने उसे संतोष के साथ रख लिया। क्या देख रहे हो? और तुम लोग, अगर तुम अपना पुरुषत्व बचाना चाहते हो तो तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। जैसे ही वीर ने भीड़ पर नजर डाली, हर कोई चौंक गया और उन्होंने जल्दी से अपनी स्टोरेज रिंग्स उतार कर उसे सौंप दी। कर्ण ने अपना हाथ अपनी कटी हुई उंगली पर रखा और थोड़ा शांत हुआ। क्या हम अब जा सकते हैं? तभी वीर की आंखों ने अचानक कर्ण की कमर से लटकते एक जेड पेंडेंट को देखा। उसका दिल धड़क उठा और उसकी तलवार के एक झटके से पेंडेंट सीधे उसके हाथ में उड़ गया। उसकी आंखें आश्चर्य से चमकीं और उसने धीरे से कहा, यह एक अच्छा जेड पेंडेंट है, यह अब मेरा है। कर्ण का चेहरा उतर गया और उसने जल्दी से कहा, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं, लेकिन यह जेड पेंडेंट नहीं। जब उसने देखा कि वीर उसे ठंडक से घूर रहा है तो उसका दिल धड़क उठा। यह मेरे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा सुरक्षात्मक जेड पेंडेंट है, उसने घबराहट में समझाया। उनमें से सिर्फ 5 हैं। प्रत्येक कर्ण परिवार के मुख्य सदस्य द्वारा रखा जाता है, सिवाय हैसियत के प्रतीक के और कुछ नहीं। यह तुम्हारे किसी काम का नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह इतना चिंतित था कि उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें आ गईं। अगर उसने यह चीज खो दी तो उसका परिवार निश्चित रूप से उसकी खाल उधेड़ देगा। वीर का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने तलवार उठाई और कहा, उनकी चीजें बहुत कम हैं, उनके पुरुषत्व को खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं तुम्हें पेंडेंट वापस दे सकता हूं, लेकिन मैं उनके पुरुषत्व को काट दूंगा, या मुझे पेंडेंट दे दो और वे अपने पुरुषत्व के साथ जा सकते हैं। यह तुम पर निर्भर है। किशोरों का समूह डर गया और वे सभी उत्सुकता से कर्ण को देखने लगे। कर्ण का चेहरा बेहद भद्दा हो गया। उसके दिल के अनुसार उसका जेड पेंडेंट बेशक ज्यादा महत्वपूर्ण था, लेकिन यहां उसके पीछे आए दर्जन भर लोग कर्ण परिवार से जुड़े परिवारों के बच्चे थे और उनमें से कुछ सीधे वंशज थे।
अगर उसने जेड पेंडेंट चुना और इन लोगों के पुरुषत्व को वीर द्वारा काट दिया गया तो वह शायद फिर कभी अपना सिर नहीं उठा पाएगा। बॉस! सुबोध यह देखकर चिल्लाए बिना नहीं रह सका कि कर्ण हिचकिचा रहा है। एक उग्र चेहरे के साथ कर्ण ने आखिरकार गहरी आवाज में कहा, हालांकि यह जेड पेंडेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह मेरे भाइयों के सामने कुछ भी नहीं है। चलो। उसने हाथ हिलाया, खुद को लापरवाह दिखाने की पूरी कोशिश करते हुए। हालांकि उसका गुप्तांग और पैंट दोनों गीले थे और उसका चेहरा शर्म से बैंगनी हो गया था। अभी भी दिखावा कर रहे हो? वीर की आंखों में जानलेवा इरादे की एक झलक चमकी जब उसने अपनी तलवार बगल से घुमाई। ठंडी रोशनी की एक किरण बिजली की तरह हवा में छिद गई, जो सीधे कर्ण के गले की ओर इशारा कर रही थी। डर के मारे कर्ण ने पाया कि वह एक लगभग मूर्त जानलेवा हवा से बंद हो गया है, जिससे वह बच नहीं सकता, और बर्फीली ठंडी हवा सीधे उसके शरीर में घुस गई। 15 सालों में पहली बार उसने सच में मौत को महसूस किया। वह डर से चीखा और लगभग सहज रूप से अपना एक हाथ अपनी तरफ बढ़ाया। बिना सोचे उसने अपने सबसे करीबी सुबोध को जकड़ लिया और उसे अपने सामने खींच लिया। चौंक कर सुबोध ने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन वह कर्ण का मुकाबला नहीं कर सका, जो पहले से ही एक योद्धा था। नतीजतन उसे एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया गया। अचानक तलवार हवा में रुक गई और फिर वीर ने उसके साथ एक छाप बनाया और उसे वापस ले लिया। एक हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, तुम अब जा सकते हो। तुम! कर्ण इतना गुस्से में था कि वह लगभग खून की उल्टी करने वाला था, जबकि सुबोध डर से पीला पड़ गया था। उसके पैर कांप रहे थे और उसके गुप्तांग से मूत्र की गंध आ रही थी। कर्ण का चेहरा गहरा हो गया जब उसने देखा कि सुबोध उसे एक उदास भाव से देख रहा है। उसका सिर झुका हुआ है और वह एक शब्द भी नहीं कह रहा है। इससे उसका दिल लगभग गुस्से से फट गया। सुबोध का परिवार उसके परिवार से जुड़ा सबसे बड़ा परिवार था और सुबोध उनका सीधा वंशज था, भविष्य में उसकी सबसे बड़ी मदद। लेकिन वह जानता था कि इस क्षण से यह मदद न केवल खो गई थी, बल्कि बहुत संभव है कि परिवार के मुखिया के सिंहासन के रास्ते में दुश्मन बन गई थी। एक और शब्द कहने की हिम्मत न करते हुए वह वीर के छात्रावास से बाहर भागा। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। वह यहां एक और मिनट नहीं रहना चाहता था। जो उसके पीछे आए थे वे अपना मुंह बंद करके उसके पीछे सिर झुकाकर चले गए। वीर ने जेड पेंडेंट निकाला और उसे थोड़ी देर के लिए जांचा, फिर खुशी से कहा, बहुत बढ़िया, यह वास्तव में 5 कलर्ड डिवाइन एयर स्टोन है। फिर उसने पेंडेंट रख लिया और छत की ओर देखा और कहा, इतनी देर तक देखने के बाद तुम्हारे सामने आने का समय आ गया है। कुछ सांसों की अवधि के बाद छत से एक आवाज आई, जब काले कपड़ों में जयेश नीचे उतरा। एक बार जब वह जमीन पर उतरा तो उसने एक जटिल नजर से वीर को घूरा। उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। क्या तुमने इसका आनंद लिया? क्या तुमने वह सब कुछ इकट्ठा कर लिया है जो मैं चाहता था? वीर ने हल्के से कहा। जयेश ने एक गंभीर भाव धारण किया। उसने अभी अभी सब कुछ देखा था। हालांकि वह यह नहीं बता सकता था कि वीर ने कर्ण को कैसे हराया। उसने मूल रूप से यहां चुपके से घुसने और इस किशोर को पहले काबू में करने की योजना बनाई थी, फिर इलाज को जबरदस्ती निकलवाने की। लेकिन अब उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि वह एक मध्य स्तरीय योद्धा था, लेकिन उसके पास वीर को हराने का जरा सा भी आत्मविश्वास नहीं था। उसे जिंदा पकड़ना तो दूर की बात थी। मैं सिर्फ 6 सेट ही इकट्ठा कर पाया। कुछ जड़ी बूटियां बहुत दुर्लभ हैं, इसलिए पूरे अल्केमिस्ट एसोसिएशन में खोजने के बाद भी मुझे सिर्फ 6 सेट ही मिल सके। 6 सेट? ठीक है, अब उन्हें मुझे दे दो। अब जब वीर के पास 5 कलर्ड डिवाइन एयर स्टोन था तो उसकी नाड़ियों को खोलने की संभावना लगभग 100% थी, इसीलिए उसका मूड अच्छा था। जमीन पर अभी भी पड़े हर्ष और चेतन की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, पहले इन दोनों को ठीक करो। जयेश एक स्टोरेज बैग सौंप ही रहा था कि यह सुनकर उसका चेहरा तुरंत उतर गया और वह गुर्राया। तुम मुझे क्या समझते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे अपनी मर्जी से आदेश दे सकते हो? वीर ने ठंडक से उसे घूरा और कहा, अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम अभी दफा हो सकते हो।
जयेश इतना गुस्से में था कि उसका सिर सुन्न हो गया। उसकी प्रतिष्ठित हैसियत के साथ एक बच्चा उसे कैसे गुलाम बना सकता था और उसे बता सकता था कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन भिखारी अपनी पसंद नहीं चुन सकते, खासकर जब उसकी जिंदगी और भविष्य दांव पर लगे हों। असहाय होकर वह झुका और उनकी चोटों का निरीक्षण किया। फिर अपनी अंगूठी से 2 हल्के पीले रंग की गोलियां निकालीं और उनके मुंह में डाल दीं। हो गया, उसने कहा। खैर, अब मुझे इलाज बताने का भी समय आ गया है। मैंने तुम्हारी सारी बातें मान ली हैं और तुम मुझे फिर कभी आज्ञा नहीं दोगे। वीर ने अपनी आंखें सिकोड़ी और एक हानिरहित रूप धारण किया। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि कितने लोगों ने मुझसे आज्ञा पाने के लिए रोया और भीख मांगी है। मुझे जयेश का चेहरा उतर गया और वह गुस्से से चिल्लाया, तो तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे? वीर ने ठंडक से कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं तुम्हारे जैसे एक मामूली पहले स्तर के अल्केमिस्ट से झूठ क्यों बोलूंगा? हाथ के एक झटके के साथ कागज का एक टुकड़ा हवा में छिद गया, सीधे बाहर की ओर उड़ता हुआ। जयेश आग बबूला हो गया। उसका एक मामूली पहले स्तर के अल्केमिस्ट से क्या मतलब था? कोई भी अल्केमिस्ट महान और प्रभावशाली होता है। जैसे ही उसने अपनी उंगलियों के बीच कागज पकड़ा, उसका चेहरा गंभीर हो गया। इसके साथ आई ताकत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा मजबूत थी। एक उदास भाव के साथ उसने कागज पर नजर डाली और जो उसने पढ़ा उससे तुरंत उसके चेहरे पर रंगत आ गई और उसने उसे जल्दी से रख लिया। हालांकि वह अपने ज्ञान से 100% निश्चित नहीं हो सकता था कि कागज की सामग्री सटीक थी, लेकिन वह मोटे तौर पर बता सकता था कि वीर ने उससे झूठ नहीं बोला था। अब जब मुझे वह मिल गया है जिसका वादा किया गया था, तो हम बराबर हैं। जयेश मुड़ा और जाने ही वाला था। यह युवक बहुत अजीब था। वह उसे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। उसने मूल रूप से पिछली बार हुए अपमान का बदला लेने की योजना बनाई थी, लेकिन अब उसके दिल में एक अस्पष्ट डर का एहसास था, जिसने उसे महसूस कराया कि उसे और मुसीबत खड़ी करने से बचना चाहिए। आखिरकार उसकी जिंदगी और भविष्य सर्वोपरि थे। यह नुस्खा तुम्हारे शरीर से हेलविंड स्टोन और ब्लड फ्लेम ऑर्किड दोनों के जहर को बिना कोई दुष्प्रभाव छोड़े हटा सकता है, वीर ने धीरे धीरे कहा। लेकिन इस अवधि के दौरान जब तुम जहर से गल रहे थे, क्या तुमने महसूस किया कि हर बार जब तुम क्राफ्टिंग करते थे तो तुम्हारी आत्मा की शक्ति कमजोर हो रही थी और यह पीछे हटती हुई लग रही है? जयेश का शरीर तुरंत जम गया। हे, जब एक अल्केमिस्ट की आत्मा की शक्ति समाप्त हो जाती है तो यह एक योद्धा की मौलिक ऊर्जा की तुलना में कम से कम 10 गुना धीमी गति से ठीक होती है। लेकिन आत्मा की शक्ति की वापसी की भरपाई करना इसे सामान्य रूप से साधने की तुलना में 100 गुना धीमा होता है। तुम्हें जहर से गले हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हारी प्रतिभा के साथ अगर तुम अपने मूल स्तर पर वापस जाना चाहते हो तो कम से कम 20 से 30 साल लगेंगे और तुम्हारे लिए एक सफलता हासिल करके पहले स्तर का अल्केमिस्ट बनने की संभावना कम है। खैर, मैं तुम्हें बहुत भारी झटका नहीं देना चाहता। अगर तुम भाग्यशाली हो तो भी तुम्हें 50 सालों में इसे हासिल करने की उम्मीद है। जयेश का चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया। वह यह सब जानता था। अल्केमिस्टों को इतना ऊंचा दर्जा मिलने का कारण यह था कि आत्मा की शक्ति की साधना अत्यंत कठिन थी और प्रतिगमन के बाद ठीक होना लगभग असंभव था। वह पहले से ही पहले स्तर के अल्केमिस्ट बनने की एक निश्चित दूरी के भीतर था और अगर उसे उस स्तर तक पहुंचना होता तो यह 50 साल बाद होता, जिसके लिए अच्छी किस्मत की भी जरूरत होती। अगर उसकी किस्मत खराब होती तो वह अपनी बाकी जिंदगी के लिए एक वरिष्ठ प्रशिक्षु अल्केमिस्ट के रूप में ही रह जाता। इन सब का क्या मतलब है? ओह, मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं बस तुम्हें 50 दिनों में एक असली पहले स्तर का अल्केमिस्ट बनाने का एक तरीका जानता हूं। 50 दिन। जयेश का शरीर ऐसे झटका खाया जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह कैसे संभव है? तुम मुझसे झूठ बोलते हो। भले ही उसकी आत्मा की शक्ति पीछे न हटी हो, उसे यकीन नहीं था कि वह 50 दिनों में सफलता हासिल करके पहले स्तर का अल्केमिस्ट बन सकता है, वरना उसने जोखिम उठाकर हेलविंड स्टोन का इस्तेमाल नहीं किया होता। वीर का चेहरा गहरा हो गया
और उसने ठंडक से मजाक उड़ाया। तुम खुद को क्या समझते हो कि तुम मेरे झूठ बोलने के लायक हो? जयेश चौंक गया और वह अब और हिल नहीं सका। उसे वीर की बातों पर बहुत संदेह था, लेकिन एक अल्केमिस्ट बनना उसके लिए हार मानने के लिए बहुत बड़ा प्रलोभन था। इसलिए वह तुरंत झुक गया और कहा, मुझे माफ करें, मैं बहुत चौंक गया था। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप 50 दिनों में मेरी आत्मा की शक्ति को ठीक करने में मेरी मदद कर सकते हैं? वीर ने अपनी तर्जनी उंगली उठाई और उसे हिलाया। यह तुम्हारी आत्मा की शक्ति को ठीक करने के बारे में नहीं है, उसने ठंडक से कहा। यह तुम्हें एक असली पहले स्तर का अल्केमिस्ट बनाने के बारे में है। असल में मैं यह 5 दिनों में कर सकता हूं, लेकिन तुम इसके लायक नहीं हो। जयेश ने मुश्किल से थूक निगला। आपको मुझसे क्या चाहिए ताकि आप मेरी मदद कर सकें? मेरे सेवक बन जाओ, वीर ने कहा। उसकी आंखें एक ठंडी रोशनी से चमक रही थीं। असंभव! जयेश की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसका चेहरा उतर गया और उसने गुस्से से कहा, तुम सिर्फ एक अज्ञानी बच्चे हो और फिर भी तुम एक अल्केमिस्ट को अपना सेवक बनाना चाहते हो। कितना घमंड है! वीर चुपचाप एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया। उससे एक स्वाभाविक आभा निकल रही थी। अपनी आंखों में तिरस्कार की एक चमक के साथ उसने ठंडक से कहा, अगर इस समय मेरी ताकत की कमी नहीं होती तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सेवक बनने के योग्य हो? फिर भी तुम सिर्फ 50 दिनों के लिए मेरे सेवक बनने के योग्य हो। उसके बाद मैं चाहता हूं कि तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जयेश का दिमाग सदमे से खाली हो गया। उन शब्दों ने उसके सिर को सुन्न कर दिया था, लेकिन वह बिल्कुल भी गुस्से में नहीं दिख रहा था। इस बदमाश की आंखों में अविवादित तिरस्कार और अवमानना बिल्कुल भी नकली नहीं थी, बल्कि स्वाभाविक थी, जैसे कि वह वास्तव में उसका सेवक बनने के लायक नहीं था। हे भगवान, यह क्या हो रहा है? यह बदमाश कौन है? एक पागल? लेकिन अगर वह एक पागल है तो वह सिर्फ एक नजर में मेरी समस्या कैसे बता सकता है? और यहां तक कि उसे हल करने का एक तरीका भी है। मैंने पूरे अल्केमिस्ट एसोसिएशन में खोजा, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। क्या तुम्हें मेरा सेवक बनने में दुख महसूस हो रहा है? वीर की हल्की आवाज आई। क्या बकवास है? बेशक मुझे दुख महसूस हो रहा है। जयेश अपने दिल में कोस रहा था कि अचानक वीर की आंखों में एक अजीब सुनहरी रोशनी चमकी। उस पल में उसकी पुतलियां नाटकीय रूप से फैल गईं और एक जबरदस्त डर का एहसास उसे धो गया। यह एक ऐसा डर था जो सीधे उसकी आत्मा की गहराइयों से आ रहा था, जैसे कि देवताओं के लिए जन्मजात भय। धड़ाम वह अब और खड़ा नहीं रह सका। उसके घुटने सीधे नीले पत्थरों से पक्के फर्श पर गिरे। उसका शरीर ठंडे पसीने से भीग गया, जबकि उसकी आत्मा पर एक दबाव ने उसे फिर से सिर उठाने से रोक दिया। यह क्या हो रहा है? आखिर यह क्या हो रहा है? एक बच्चे के पास इतनी शक्तिशाली आत्मा का दबाव कैसे हो सकता है? आखिर वह है कौन? जयेश पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया था। वास्तव में वह न केवल हक्का बक्का था, बल्कि भयभीत भी था। उसका दिल एक गहरे डर के एहसास से भर गया था। आत्मा के स्तर पर तिरस्कार और अवमानना ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे कि वीर के सिर्फ एक छोटे से विचार से उसकी आत्मा टुकड़ों में बंट जाएगी। यह वैसा ही था जैसे एक श्रेष्ठ योद्धा अपनी उंगली के एक छुटकी से किसी छात्र को मार सकता है। मैं तुम्हें सोचने के लिए 3 सांसें देता हूं। क्या तुम तैयार हो या नहीं? तैयार या नहीं तैयार? अगर उसने स्वीकार कर लिया तो वह शीर्ष पर पहुंच सकता है, और अगर उसने मना कर दिया तो उसे अपनी बाकी जिंदगी के लिए पछतावा हो सकता है। मैं तैयार हूं। जयेश ने अपने दांत भींचे, जैसे कि उसकी सारी ताकत इन कुछ शब्दों को कहने में चली गई हो। लेकिन जैसे ही उसने बात खत्म की, उसे अचानक एक रिहाई महसूस हुई और वह पूरी तरह से ढह गया। फिर भी उसका दिल अत्यंत आरामदायक हो गया, जैसे कि उसने अभी अभी एक महान काम पूरी तरह से और शानदार ढंग से पूरा किया हो। इसने उसे भी चौंका दिया। वीर की आंखों में एक मुस्कान की झलक चमकी और उसने कहा, बुरा नहीं, तुम काफी निर्णायक हो। तुम्हें भविष्य में पता चलेगा कि तुम आज यह निर्णय लेकर कितने भाग्यशाली थे। अब जब तुमने मुझे अपना गुरु मान लिया है तो मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। उसने अपनी उंगली झटकी और कागज की एक शीट बाहर फेंकी। इस पर दिए गए तरीके के अनुसार साधना करो। अगर तुम 5 दिनों में सफलता हासिल करके
पहले स्तर के अल्केमिस्ट नहीं बन सकते, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी योग्यता खराब है और तुम मेरे सेवक बनने के योग्य नहीं हो। अगर ऐसा होता है तो तुम्हें मुझसे दोबारा मिलने की जरूरत नहीं है। जयेश की आंखें सदमे से भर गईं। उसने कागज लिया और जैसे ही उसने सामग्री को देखा वह उछल पड़ा और ऐसे चिल्लाया जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। सोल कल्टीवेशन तकनीक! यह सिर्फ सबसे बेकार सोल कल्टीवेशन तकनीक है। वीर ने एक हल्की सी आवाज निकाली और उदासीनता से कहा, लेकिन यह तुम्हें 5 दिनों में अपने पैरों पर वापस लाने और पहले स्तर का अल्केमिस्ट बनने के लिए काफी है। कागज की शीट जादू से भरी लग रही थी। उसे देखते हुए जयेश जोर जोर से कांपने लगा और उसका शरीर, जो सारी ऊर्जा से समाप्त हो गया था, फिर से उछल पड़ा जैसे उसे बांह में एक शॉट दिया गया हो। दोनों आंखों में अत्यधिक उत्साह के साथ उसने कहा, एक सोल कल्टीवेशन तकनीक! मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह एक सोल कल्टीवेशन तकनीक है। मामा मास्टर, क्या यह सच है? उसने मास्टर शब्द का उच्चारण करने के लिए संघर्ष किया, लेकिन जब उसने किया तो उसके दिल में महसूस हुई अत्यधिक शिकायत और शर्म तुरंत गायब हो गई। सिवाय उत्साह के और कुछ नहीं बचा। वीर ने भौहें सिकोड़ी। मुझे सिर्फ यंग मास्टर वीर कहो। हां, यह सच है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह सिर्फ सबसे बेकार सोल कल्टीवेशन तकनीक है। जब तक तुम अच्छी सेवा प्रदान करते हो, मैं तुम्हें पुरस्कृत करने में कंजूसी नहीं करूंगा। तुम अब जा सकते हो, और अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं तुम्हें अल्केमिस्ट एसोसिएशन में ढूंढ लूंगा। जी, यंग मास्टर वीर! जयेश ने कांपते हुए एक उत्तम जेट बॉक्स निकाला और कागज को उसमें रखा। फिर उसे सावधानी से अपनी स्टोरेज रिंग में रख लिया। फिर उसने वीर को प्रणाम किया और विदा ली। अल्केमिस्ट की साधना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आत्मा की शक्ति को पोषित करना था, लेकिन आम अल्केमिस्टों के लिए इसे बढ़ाने का एकमात्र तरीका निरंतर क्राफ्टिंग था। तभी आत्मा की शक्ति बहुत धीमी गति से बढ़ सकती थी। किंवदंतियों में कहा गया था कि अल्केमी के क्षेत्र में आत्मा की शक्ति को सीधे परिष्कृत करने के तरीके मौजूद थे। हालांकि इन तरीकों का वर्णन सिर्फ कुछ क्लासिक्स में छिटपुट रूप से किया गया था, और यह एक रहस्य था कि क्या वे वास्तव में मौजूद थे। जयेश ने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन वास्तव में इस तरह की किसी चीज पर हाथ रख सकता है। जैसे ही वह अकादमी से निकला, उसे लगा कि आसमान साफ और उज्जवल है, और उसका दिल खुशी और उत्साह से भर गया। आखिर यह यंग मास्टर वीर है कौन? उसने अभी अभी मुझ पर पौराणिक सोल कंफ्यूजिंग तकनीक का इस्तेमाल किया होगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने वास्तव में इस तरह की एक रहस्यमय कला में महारत हासिल कर ली है। जयेश आखिरकार एक अल्केमिस्ट था, इसलिए वह तुरंत समझ गया कि उसे अभी अभी कांपता हुआ एहसास क्यों हुआ था। एक साधारण बच्चे के पास कभी भी इतना भयानक आत्मा का दबाव नहीं हो सकता, और सोल कल्टीवेशन तकनीक, वह इतनी कीमती चीज को ऐसे कैसे दे सकता है जैसे कि यह सड़क पर पाई जाने वाली कोई चीज हो। सूर्यगढ़ राज्य में कोई भी, यहां तक कि शाही परिवार भी उसके जितना उदार नहीं होगा। वैसे भी सिर्फ इस तकनीक के साथ कुछ सालों के लिए उसका सेवक बनना मेरे लिए कोई नुकसान नहीं है। उसका दिमाग संतुलन बनाने लगा, और उसे यहां तक लगा कि उसने एक बड़ा फायदा उठाया है। इस चीज का मूल्य अथाह था। अगर दूसरों को इसके बारे में पता चल गया तो उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। तो उसने खुद को छिपाने का बहुत ध्यान रखा, जबकि वह जल्दी से अल्केमिस्ट टावर वापस चला गया। वीर अपनी कुर्सी पर बैठा विचारों में खोया हुआ था। अगर उसकी ताकत की कमी न होती तो वह जयेश को अपना सेवक नहीं बनाता। इसके अलावा सोल कंफ्यूजिंग तकनीक का उपयोग करने के बाद उसकी आत्मा की शक्ति को बहुत नुकसान हुआ था। दुर्भाग्य से मेरे पुनर्जन्म के बाद मेरी आत्मा की शक्ति बहुत कमजोर हो गई थी, वरना मुझे एक मामूली पहले स्तर के अल्केमिस्ट से निपटने के लिए इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। उसके पुनर्जन्म के बाद उसकी आत्मा की शक्ति एक साधारण पहले स्तर के अल्केमिस्ट जितनी भी मजबूत नहीं थी। अभी उसने जयेश को क्षण भर के लिए स्तब्ध करने के लिए सिर्फ एक सोल कंफ्यूजिंग रहस्यमय कला का उपयोग किया था। अगर बाद वाला होश में आ जाता तो उसे निश्चित रूप से पता चल जाता
कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए उसने एक सोल कल्टीवेशन तकनीक निकाली और उसे दे दी। इसे एक छड़ी से मारो और फिर एक रोटी दो कहा जाता है, वरना चाहे कोई सोल कल्टीवेशन तकनीक कितनी भी बेकार क्यों ना हो, वह फिर भी अनमोल थी और वह कभी किसी को इतनी आसानी से नहीं देता। वीर पालथी मारकर बैठ गया। उसकी आंखें थोड़ी बंद थीं, जबकि उसके दिमाग में एक सुनहरा ग्रंथ प्रकट होने लगा। यह सब समझ से बाहर के अक्षर थे जो टैडपोल की तरह दिखते थे। उसके सिर में बार बार टिमटिमाते और गायब होते रहते थे। हालांकि चाहे उसने इस पर कितना भी विचार क्यों न किया हो, वह अपने दिमाग में पूरा ग्रंथ प्रकट नहीं कर सका। उसकी आत्मा के जागने के बाद यह सिर्फ समय की बात थी कि वह पीढ़ी के सबसे मजबूत पुरुषों में से एक बन जाए। लेकिन वीर का लक्ष्य उससे कहीं ज्यादा था। वह अपने पिछले जीवन से परे एक अस्तित्व बनना चाहता था। वह पौराणिक क्षेत्र में एक सफलता हासिल करना चाहता था। अब उसकी सबसे बड़ी निर्भरता उसके पिछले जीवन की स्मृति या टायरेंट बॉडी टेम्परिंग तकनीक से नहीं, बल्कि एक सोल कल्टीवेशन तकनीक से आई थी, जिसे उसने अपनी मृत्यु से ठीक पहले मायागिरी पर्वत में खोजा था। ग्रेट एक्सपेंशन डिवाइन तकनीक। उसने इस सोल कल्टीवेशन तकनीक के बारे में कभी नहीं सुना था और इसकी सामग्री उसकी कल्पना से परे थी। उसका मानना था कि उसकी आत्मा के पुनर्जन्म का कारण इसी से संबंधित होना चाहिए। वास्तव में जब उसने अपने पिछले जीवन की स्मृति को फिर से प्राप्त किया, तो उसके दिमाग में बजने वाली आवाज इसी दिव्य तकनीक के पाठ को पढ़ रही थी। हेवनली मार्शल महाद्वीप पर साधक मूल रूप से मार्शल साधकों और अल्केमी साधकों में विभाजित थे। पूर्व मुख्य रूप से ऊर्जा की साधना पर ध्यान केंद्रित करते थे, जबकि उनमें से एक छोटी संख्या शरीर की साधना में माहिर थी, तथाकथित आम योद्धा। उत्तरार्ध मुख्य रूप से आत्मा की साधना पर ध्यान केंद्रित करते थे और वे ठीक अल्केमिस्ट थे। तीनों में से प्रत्येक क्रमशः एक इंसान की आत्मा, ऊर्जा और चेतना के अनुरूप था, और चाहे कोई भी शिखर पर पहुंच जाए, एक व्यक्ति एक शक्तिशाली व्यक्ति बन सकता था जो पूरे महाद्वीप को हिला दे। लेकिन एक मार्शल साधक के रूप में, जिसने पहले ही अपनी ऊर्जा और आत्मा को सॉवरेन के स्तर तक साध लिया था, वीर तीनों के बीच पूरकता के महत्व को बहुत अच्छी तरह से जानता था। दुनिया के कुछ सबसे मजबूत पदवीधारी मार्शल सॉवरेनों ने तीनों में से दो को शिखर तक साधा था, जिसने उन्हें अन्य अस्तित्वों से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया था। जब वह मार्शल सॉवरेन के शिखर पर फंस गया था, तभी उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर की ताकत ने उसे और सफलता हासिल करने से कैसे रोका था, जिसने उसे टायरेंट बॉडी टेम्परिंग तकनीक पर हाथ डालने के लिए प्रेरित किया। केवल जब शरीर, ऊर्जा और आत्मा एक ही समय में शिखर पर पहुंचते, तभी वह पौराणिक दिव्य लोक 10 लोक रियल्म की ओर एक छलांग लगा सकता था। अब जब मेरे पास ग्रेट एक्सपेंशन डिवाइन तकनीक है, तो मैं निश्चित रूप से अपनी आत्मा की शक्ति को सॉवरेन क्षेत्र के शिखर तक साध सकूंगा। टायरेंट की शरीर शोधन तकनीक के साथ जब तीनों एक के रूप में विलीन हो जाएंगे, तो मैं दिव्य लोक में एक सफलता हासिल कर सकता हूं और अजेय बन सकता हूं। उसकी आंखों में एक चमकदार रोशनी की एक झलक चमकी, जैसे वह असीम शून्य के अंत में अंतरिक्ष की परतों के माध्यम से देख रहा हो। मैं इस 5 कलर्ड डिवाइन एयर स्टोन के टुकड़े से कम 13 डिवाइन नीडल्स बना सकता हूं, जो मेरे वर्तमान शरीर की क्षमता को जगाने और मुझे अपनी नाड़ियों को खोलने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त है। वह बस गया और ग्रेट एक्सपेंशन डिवाइन तकनीक को प्रसारित करने लगा। उसकी क्षतिग्रस्त आत्मा की शक्ति एक भयानक दर से ठीक हो रही थी और यह जल्द ही एक अल्केमिस्ट छात्र के शिखर स्तर पर पहुंच गई। हालांकि पहले स्तर के अल्केमिस्ट के स्तर से थोड़ा कम है, लेकिन यह मेरे लिए डिवाइन नीडल्स बनाने और औषधि बनाने के लिए काफी है। जब उसने हर्ष और चेतन को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया, तो वह ट्रेनिंग रूम की ओर बढ़ा। एकल छात्रावास से सुसज्जित ट्रेनिंग रूम अत्यंत कठोर हीरे की चट्टान से बनाया गया था, जिसे न केवल साधारण योद्धाओं द्वारा नष्ट करना मुश्किल था, बल्कि इसमें एक उत्कृष्ट ध्वनि रोधक प्रभाव भी था। जयेश द्वारा दी गई सामग्री से वीर ने पर्पल गोल्ड सैंड नामक एक घटक निकाला। उसे दोनों हाथों से पाउडर के रूप में थपथपाया और इसका उपयोग
जमीन पर एक पेंटाकल एरे बनाने के लिए किया। जब वह समाप्त हो गया तो एरे से एक अजीब ताकत निकलने लगी। उसके बाद उसने 5 कलर्ड डिवाइन एयर स्टोन को जमीन पर रखा, फिर काली तलवार निकाली और उसे अपनी पूरी ताकत से नीचे मारा। एक धमाके के साथ पत्थर अनगिनत छोटे टुकड़ों में बिखर गया। उसकी भौहों के पार सोने की रोशनी की एक किरण चमकी। इससे पहले कि अदृश्य आत्मा की शक्ति की एक धारा बाहर निकली, पत्थर के सभी छोटे टुकड़ों को लपेटकर और उन्हें एरे के ऊपर ले आई, जैसे कि एरे के बल से खींचा गया हो। पत्थर के वे छोटे टुकड़े धीरे धीरे कांपने लगे और समय के साथ आवृत्ति उच्च और उच्च होती गई। वीर ने अपनी आत्मा की शक्ति से उनकी लय को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया, जिससे वे एक निश्चित तरीके से उछल सकें। अगर कोई पूरी प्रक्रिया देखने के लिए यहां होता तो वह चकित रह जाता। वीर एरे बनाने, पत्थर को परिष्कृत करने और आत्मा की शक्ति के उपयोग में औसत अल्केमिस्टों से इतना अलग था कि यह बस समझ से बाहर था। उसके पिछले जीवन के समृद्ध अनुभव ने उसकी ताकत की कमी की भरपाई कर दी थी। कुछ ऐसा जो सिर्फ एक पहले स्तर का अल्केमिस्ट ही बना सकता था, वह एक अल्केमिस्ट छात्र की ताकत से कर रहा था। दिव्य पत्थर के छोटे टुकड़े एरे के ऊपर तली हुई फलियों की तरह चटकने लगे और जल्द ही एक चिपचिपे रूप में पिघल गए, फिर संघनित हो गए। जैसे ही उसमें से बड़ी मात्रा में सफेद धूल निकली, तरल का रंग और भी चमकीला और आकर्षक हो गया। उसने वास्तव में शुद्धिकरण के चरण को सीधे शोधन प्रक्रिया में शामिल कर लिया था। अगर इसे अल्केमिस्ट एसोसिएशन के लोगों ने देखा होता तो उनके जबड़े निश्चित रूप से जमीन पर गिर जाते। संघनित हो! वीर ने धीरे से एक शब्द चिल्लाया और अपनी तर्जनी उंगली को अपने सामने शून्य में इंगित किया। शब्द और इशारे पर एरे के ऊपर निकाला गया ऊर्जा सार तुरंत 13 छोटी सुइयों में संघनित हो गया। उनकी सतहें रंगीन रोशनी को दर्शाती थीं, जिससे वे बेहद भव्य दिख रही थीं। 13 चमकदार सुइयां धीरे से उसके हाथ में गिर गईं। हालांकि उसने उन्हें देखने की जहमत नहीं उठाई और बस उन्हें सीधे अपनी अंगूठी में रख लिया। अगला, मैं मज्जा और नाड़ियों को साफ करने वाली औषधि बनाना शुरू करूंगा। उसने अलग अलग आकार और ऊंचाई के 1 दर्जन से ज्यादा कांच के बर्तन निकाले और उन्हें जमीन पर एक पंक्ति में रख दिया। फिर उसने अपने स्टोरेज बैग से एक लाल तीखे तरल की एक बड़ी बोतल निकाली और उसे प्रत्येक बर्तन में डाला। यह किसी राक्षसी जानवर, डीमन बीस्ट, का खून था। इन सब के बाद वीर ने एक तेज सांस ली और जल्दी से अपने स्टोरेज बैग से विभिन्न सामग्री निकाली। जैसे ही उसकी आंखें एक चमकदार चमक से चमकीं, उन्हें अलग अलग बर्तनों में रख दिया। जल्द ही प्रत्येक बर्तन में अलग अलग प्रतिक्रियाएं दिखाई देने लगीं। विभिन्न बर्तनों से विभिन्न गैसें निकलीं और अंदर का तरल रंगीन बुलबुलों के साथ उबल रहा था। वीर ने अपनी आत्मा की शक्ति फैलाई, सभी प्रतिक्रियाओं की प्रक्रिया को अपनी दिव्य चेतना की निगरानी में रखा। वह ड्रास्टिक प्रतिक्रिया का मुकाबला करने के लिए लगातार विभिन्न बर्तनों में सामग्री डाल रहा था। धमाका, धमाका, धमाका! विस्फोटों की आवाज बिना रुके गूंजती रही। हिंसक प्रतिक्रियाओं का सामना करने में असमर्थ बर्तन आखिरकार फट गए, जिससे रंगीन तरल की धाराएं सीधे हवा में एक फव्वारे की तरह चली गईं। आओ! हाथ के एक झटके के साथ एक उत्तम क्रिस्टल बर्तन कहीं से प्रकट हुआ और हवा में नाचने लगा। फिर कुल 9 तरल की धाराएं उसमें सटीक बाल्टी से बड़ी मात्रा में जल वाष्प उठी, जिसने पलक झपकते ही पूरे कमरे को हल्का हरा कर दिया और सभी की आंखों को धुंधला कर दिया। सिर्फ धुंध में खड़े रहने से ही वीर का शरीर थोड़ा गर्म होने लगा, जबकि बड़ी मात्रा में गर्मी धीरे धीरे उसकी त्वचा में रिस रही थी। उसने 5 कलर्ड डिवाइन एयर नीडल्स निकाली और उन्हें सावधानी से अपने शरीर में डाला। हर बार जब वह एक डालता तो उसे त्वचा को छेद कर उसकी नाड़ी में एक ताकत महसूस होती। लेकिन न केवल उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, बल्कि उसे अत्यंत राहत महसूस हुई। छपाक! सभी 13 सुइयों को डालने के बाद वह सीधे उबलते घोल में कूद गया। उसकी त्वचा को जलाने वाली उबलती गर्मी के अलावा एक शक्तिशाली औषधीय ताकत उसके शरीर में पागलों की तरह घुस गई, उसके अंगों की ओर बढ़ रही थी और उसके पूरे शरीर को नग्न आंखों से दिखाई देने वाली दर पर हल्का हरा कर रही थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था,
लेकिन उसका चेहरा बहुत खुश था, क्योंकि दवा उसकी अपेक्षा से बेहतर थी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और दोनों हाथों से एक मंत्र मुद्रा का प्रदर्शन किया। जैसे ही वह स्थिर बैठा, अपने चारों ओर के उबलते तरल के साथ एक अजीब विपरीत बना रहा था। उसी समय उसके शरीर में डाली गई सुइयों के सिरे एक हल्की रंगीन चमक का उत्सर्जन करने लगे, जैसे कि उनमें एक ताकत बेचैनी से घूम रही हो। औषधि बनाने के लिए उसने जिन सामग्रियों का इस्तेमाल किया था, उनमें से ज्यादातर अत्यधिक विषैली थीं, लेकिन जब उन्हें एक साथ रखा गया तो वे एक नाजुक संतुलन तक पहुंच सकती थीं और मज्जा और नाड़ियों की सफाई पर एक अद्भुत प्रभाव डाल सकती थीं। जो लोग इसके नुस्खे और चिकित्सा विवरण के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, वे इस घोल का उपयोग करने की हिम्मत कभी नहीं करते, यहां तक कि उसे इसे 10 भागों में विभाजित करना पड़ा, वरना एक लापरवाह गलती से यह अपना संतुलन खो सकता था और उसे मौके पर ही मार सकता था। लेकिन 5 क्लर्ड डिवाइन एयर नीडल्स मिलने के बाद उसने अपनी योजना पूरी तरह से बदल दी, क्योंकि इन सुइयों में 5 तत्वों की शक्ति थी। जब उनका उपयोग एक्यूपॉइंट्स को उत्तेजित करने के लिए किया जाता, तो वीर न केवल उनके माध्यम से 5 तत्वों की शक्ति को अवशोषित कर सकता था, बल्कि उनका उपयोग अपने एक्यूपॉइंट्स की रक्षा के लिए भी कर सकता था। उसने स्पष्ट रूप से अपने 13 मुख्य एक्यूपॉइंट्स से आने वाली ठंडी, सुखदायक अनुभूति को महसूस किया। इसके अलावा ये एक्यूपॉइंट्स अपने आप सांस ले रहे थे, लगातार मौलिक ऊर्जा को अंदर और बाहर ले रहे थे। जब औषधि की शक्ति उसमें अवशोषित हो गई थी, तो यह उसकी प्रमुख नाड़ियों के साथ तैरती रही, उसके पूरे शरीर में फैल गई। जैसे ही उसने क्षतिग्रस्त और सूखी हुई अदृश्य नाड़ियों को एक एक करके खोलना शुरू कर दिया, जैसे ही उसने जबरदस्त दर्द सहन किया, उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक रमणीय मुस्कान आ गई। जैसे जैसे दवा का प्रभाव मजबूत होता गया, उसने दोनों हाथों से विभिन्न मुहरों का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, अपने शरीर के भीतर दवा की गति का मार्गदर्शन करते हुए। उसकी त्वचा की सतह पर कई नाड़ियां उभरीं और एक प्राचीन पेड़ की जड़ों की तरह मुड़ गईं, देखने में भयानक, जबकि उनमें से एक हल्की हरी आभा रिस रही थी। धड़ाम! अचानक उसके शरीर के भीतर से एक दबी हुई गूंज उठी और उस पल में उसकी सभी नाड़ियां खुल गईं। उसके हाथ की मुहर द्वारा निर्देशित दवा की शक्ति उसके अंगों और हड्डियों में घुस गई। जैसे ही यह एक पूरा चक्कर बिना किसी बाधा के तैरा, यह काम कर गया। वीर बहुत खुश था, लेकिन उठने के बजाय उसने कुछ और हाथ से मंत्र मुद्राएं की और दवा की शक्ति को अपनी छाती में स्थित चक्र की ओर निर्देशित किया। अब जब उसकी नाड़ियां खुल गई थीं और अबाधित थीं, तो अगला कदम पहला चक्र खोलना था। ज्यादातर लोग अपने चक्रों को ऊपर से नीचे की ओर खोलते हैं, जिसकी शुरुआत उनके सिर के शीर्ष पर स्थित चक्र से होती है। वीर हालांकि अलग नियमों से खेलता था और सीधे सबसे कठिन हृदय चक्र पर चला गया। उसकी छाती पर गहरे हरे रंग की रोशनी का एक समूह इकट्ठा होने लगा, जो समय के साथ मजबूत होता गया और फिर अचानक एक फूल की तरह खिल गया। उस पल में उसने महसूस किया कि जो शक्ति इतने लंबे समय से उसके हृदय चक्र में इंतजार कर रही थी, वह आखिरकार मुक्त हो रही थी। उसने अपनी आंखें झपकाईं, उसकी पुतलियों से बिजली जैसी एक चमक कौंधी और उसके दिमाग में अचानक एक अजीब मुद्रा उभरी, जिससे उसे प्रेरणा मिली। टायरेंट बॉडी टेम्परिंग तकनीक का दूसरा स्टाइल माउंटेन। हथेलियों को एक साथ रखकर वह एक पल में एक पहाड़ की तरह औषधीय तरल में डूब गया। उसके चारों ओर उबलता हुआ घोल ऐसा लग रहा था जैसे किसी बल द्वारा खींचा जा रहा हो और घूमने लगा, जबकि उसकी छाती में हृदय चक्र का प्रकाश उस भंवर का केंद्र बन गया जो शक्ति की धाराओं को अंदर खींच रहा था। हाँ, अब तुम सब खुल जाओ। उसके हृदय चक्र पर प्रकाश खिल उठा और उसमें से प्रकाश की 2 धाराएं निकलीं, एक ऊपर की ओर और दूसरी नीचे की ओर उसके शरीर के साथ। जल्द ही हृदय चक्र की शक्ति के प्रभाव में उसका सोलर प्लेक्सस चक्र, सैक्रल चक्र, गले का चक्र और तीसरा नेत्र चक्र सभी अपने अपने रंगों से जगमगा उठे। पूरा कमरा धुंध के हल्के हरे रंग के अलावा चक्रों के प्रकाश को भी प्रतिबिंबित करने लगा। धड़ाम! जैसे ही वीर अंतिम 2 चक्रों को खोलने के लिए घोल की शक्ति को अवशोषित करने की कोशिश कर रहा था, उसके शरीर की सहन शक्ति चरम पर थी।
13 डिवाइन नीडल्स तुरंत उसके एक्यूपॉइंट से बाहर निकल गईं, जिससे उसके पूरे शरीर का संतुलन बिगड़ गया। इसके साथ ही बाल्टी में एक विशाल बल एक पल में फट गया। मज्जा और नाड़ियों को साफ करने वाला घोल विस्फोट के क्षण में भाप में बदल गया, जिससे पूरा ट्रेनिंग रूम गीला हो गया, जैसे कि उसे पानी से धोया गया हो। वीर धुंध से बाहर निकला और आह भरी, अफसोस है कि मैंने सिर्फ 5 चक्र खोले हैं। अगर उसके शब्द दूसरे छात्रों ने सुने होते तो वे निश्चित रूप से ईर्ष्या में उसे अपने दांतों से मार डालते। उसने सावधानी से डिवाइन नीडल्स को रख लिया। एक बार उपयोग के बाद वे ध्यान देने योग्य रूप से पतली हो गई थीं। 5 क्लर्ड डिवाइन एयर नीडल्स का शरीर की क्षमता को उत्तेजित करने का प्रभाव वास्तव में अद्भुत है। मुझे करण के परिवार से अन्य 4 पेंडेंट प्राप्त करने का कोई तरीका खोजना होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने साफ कपड़ों का एक सूट बदला और ट्रेनिंग रूम से बाहर चला गया। जब वह हॉल में आया तो उसने देखा कि चेतन और हर्ष दूसरे कमरे से बाहर आ रहे हैं। उनकी चोटें लगभग ठीक हो गई थीं, लेकिन चेतन का सूझा हुआ चेहरा नहीं। यंग मास्टर वीर, वे दोनों एक ही समय में चिल्लाए और डर से वीर को देखने लगे। उनकी आंखें गुस्से से फटने लगी थीं। वह कर्ण और उसके चमचे हद से ज्यादा कर रहे हैं। हर्ष गुर्राया। वे आपको इतने शक्तिशाली जहर से कैसे चोट पहुंचा सकते हैं? क्या वह सच में हमें खुलेआम मारने की हिम्मत करता है? चेतन भी गुस्से से उबल रहा था। काश मैं अभी वापस जाकर 10,000 आदमी इकट्ठा कर सकता और इन उपद्रवी बदमाशों के गिरोह को मार डालता। क्या आप ठीक हैं, यंग मास्टर वीर? जहर तभी वीर को एहसास हुआ कि उसकी त्वचा पूरी तरह से हल्की हरी हो गई है। यह इस बात का लक्षण था कि घोल की ताकत अभी भी उसके शरीर में बड़ी मात्रा में बची हुई थी, जो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगी। उसने उन्हें एक संक्षिप्त विवरण दिया, जिसे सुनने के बाद वे दोनों हक्के बक्के रह गए और अपनी जगह पर जम गए। यंग मास्टर वीर, आपका मतलब है कि आपने उन सबको लात मारी है और उन्हें लूट भी लिया है? यंग मास्टर वीर, आपका मतलब है कि आपने अपनी नाड़ियों को खोल लिया है और 5 चक्र भी खोल लिए हैं? चेतन हंसी में फूट पड़ा। हाँ, मैं जानता था जनरल विक्रम सिंह का बेटा फिसड्डी कैसे हो सकता है। बिना एक शब्द कहे आप अचानक हमसे ज्यादा मजबूत हो गए। बहुत बढ़िया। जब हम तीनों स्नातक हो जाएंगे और अपने परिवारों की कुलीनता का खिताब प्राप्त कर लेंगे तो हम कर्ण के बदमाशों को नष्ट करने के लिए 10 लाख आदमी इकट्ठा करेंगे। हर्ष के चेहरे पर हैरान भाव धीरे धीरे फीका पड़ गया और वह सोचने लगा, यह बहुत अच्छा है कि यंग मास्टर वीर ने अपने चक्र खोल लिए हैं, लेकिन मुसीबत भी बड़ी हो गई है। कर्ण और उसके चमचे इस मामले को नहीं छोड़ेंगे। मुझे डर है कि यंग मास्टर वीर अब और ज्यादा खतरे में हैं। चेतन, जो अपनी वीर कल्पना में खोया हुआ था, ने मजाक उड़ाया। वे सिर्फ बदमाशों का एक झुंड हैं। चूंकि वे अब यंग मास्टर वीर का मुकाबला नहीं कर सकते, तो वे अब और नहीं कर पाएंगे। क्या तुम्हें लगता है कि उनके पास अकादमी के अंदर मुसीबत खड़ी करने के लिए किसी को भेजने की हिम्मत है? सूर्यगढ़ राज्य में सिर्फ 2 मार्शल किंग थे। उनमें से एक जालान अकादमी के डीन चंद्रेश थे, जो सूर्यगढ़ राज्य के सबसे मजबूत व्यक्ति होने का दावा करते थे। हर राष्ट्र के अपने कानून होते हैं और हर परिवार के अपने नियम होते हैं, और जालान अकादमी कोई अपवाद नहीं थी। यहां तक कि सम्राट को भी अपनी यात्रा के दौरान अकादमी के नियमों का पालन करना पड़ता था। एक बार सेना के एक सहायक मंत्री के बेटे को अकादमी में नुकसान हुआ था। जब वह अपने घर लौटा तो उसने अपने परिवार के एक विशेषज्ञ को दूसरे छात्र को पीटने के लिए भेजा। अगले दिन उसके परिवार के सभी योद्धाओं का साधना आधार नष्ट कर दिया गया, और तब से एक प्रमुख परिवार पूरी तरह से सड़ गया और राज्य के राजनीतिक केंद्र से गायब हो गया। इस घटना ने सूर्यगढ़ राज्य के सभी शक्तिशाली परिवारों में डर पैदा कर दिया था। तब से किसी ने भी अकादमी में जंगली बनने की हिम्मत नहीं की, भले ही वे राजकुमार और राजकुमारियां हों। लेकिन अकादमी ने छात्रों को एक दूसरे से लड़ने से नहीं रोका। इसलिए एक व्यक्ति अकादमी में पैर जमाने के लिए सिर्फ अपनी क्षमता पर ही भरोसा कर सकता था। हर्ष ने सिर हिलाया और कहा, कर्ण से निश्चित रूप से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या तुम माइनर पावर चार्ट पर तीसरे स्थान पर रहने वाले उस आदमी को भूल गए हो?
चेतन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसका चेहरा भद्दा हो गया। हेवन एंड अर्थ पावर चार्ट। हेवनली मार्शल महाद्वीप के सबसे मजबूत विशेषज्ञों की एक रैंकिंग सूची थी, जिसमें कुल 100 विशेषज्ञ शामिल थे। वीर का पिछला अवतार अजय सिंह इस चार्ट पर तीसरे स्थान पर रहने वाला एक सर्वशक्तिमान विशेषज्ञ था, और माइनर पावर चार्ट जिसका हर्ष ने उल्लेख किया था, वह अकादमी द्वारा बनाई गई एक रैंकिंग सूची थी, जिसे साल में एक बार एक प्रतियोगिता के माध्यम से रीसेट किया जाता था। इस पर वर्तमान में तीसरे स्थान पर रहने वाला व्यक्ति कर्ण परिवार का दूसरा सीधा वंशज था। कर्ण का सौतेला भाई कुणाल। कुणाल एक ऐसा छात्र है जो इस साल स्नातक होगा। हर्ष ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा। वह बहुत मजबूत है और कहा जाता है कि उसने एक मार्शल मास्टर बनने की कोशिश शुरू कर दी है। इसके अलावा वह कुणाल गैंग का नेता है, तो भले ही वह स्नातक हो जाए और अकादमी छोड़ दे, गैंग के विशेषज्ञ अभी भी उसके आदेशों का पालन करेंगे। चेतन भी चिंता करने लगा। वह एक मार्शल मास्टर बनने जा रहा है। अगर वह सफल हो जाता है तो वह स्नातक होते ही राज्य के संरक्षक में शामिल हो सकेगा। वह सच में कुछ है। कुणाल सिर्फ 18 साल का है ना? हर्ष ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। हां, एक 18 साल का मार्शल मास्टर सूर्यगढ़ राज्य में भी एक दुर्लभ जीनियस है। जिस दर से वह प्रगति कर रहा है, इस बात की अच्छी संभावना है कि वह संरक्षकों का डिप्टी कमांडर बन जाएगा। एक मार्शल मास्टर के रूप में वह हमें इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान नहीं करेगा, है ना? चेतन का चेहरा और भी भद्दा हो गया। वह शायद खुद ऐसा नहीं करेगा। अभी ब्रेक में कुछ समय बाकी है। उम्मीद है हम उसके स्नातक होने तक बच सकते हैं। वीर के मुंह के कोने थोड़े उठे और उसने अपनी आंखों में एक मुस्कान के साथ कहा, तुम निश्चिंत रह सकते हो कि वह मेरे पास आएगा। अगर वह नहीं भी आता है तो मैं उसके पास जाऊंगा, क्योंकि मैं उसके द्वारा ले जाए जा रहे 5 कलर्ड डिवाइन एयर स्टोन के टुकड़े पर हाथ डालने का इंतजार नहीं कर सकता। उसने अपने दिल में सोचा। अकादमी में एक बढ़िया इमारत के अंदर कर्ण गुस्से से गरज रहा था। चाचा, मैं यह अपमान नहीं सह सकता। विवेक की नजरें ठंडी हो गईं और उसने डांटा, चुप रहो मूर्ख, तुमने लगभग एक बड़ी गलती कर दी थी। सौभाग्य से कुणाल एकांत साधना में है, वरना तुम्हारी मां की सालों की परवरिश बर्बाद हो जाती। कर्ण चौंक गया, लेकिन फिर उसने तुरंत अविश्वास से कहा, यह इतना गंभीर नहीं हो सकता, है ना? मैं सिर्फ भाई कुणाल से उस कचरे के टुकड़े को एक सबक सिखाने में मदद चाहता हूं, ताकि मेरा गुस्सा शांत हो सके। तुम्हारा गुस्सा शांत करने में मदद? विवेक की आंखों में मजाक चमक उठा और उसने कहा, और तुम अभी भी उसे भाई कुणाल कहते हो? तुम एक हंस की तरह मूर्ख हो। ली परिवार का वह कचरे का टुकड़ा कुछ भी नहीं है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा असली दुश्मन अब कोई और नहीं बल्कि कुणाल है। अब जब तुमने परिवार के सीधे वंशज का अपना टोकन खो दिया है, तो तुम्हें परिवार द्वारा फटकार लगाई जाएगी, और अगर उसे इस बारे में पता चलता है तो तुम पक्ष से बाहर हो जाओगे, जो वास्तव में सबसे हल्की सजा है। अगर वे इसे गंभीरता से लेते हैं तो तुम न केवल एक सीधे वंशज के रूप में अपनी हैसियत खो दोगे, बल्कि तुम्हें शाखा में भी पदावनत किया जा सकता है। कर्ण का चेहरा पीला पड़ गया। मुझे क्या करना चाहिए? उसने डरते हुए पूछा। आपको मेरी मदद करनी होगी चाचा। विवेक ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी और गंभीर आवाज में कहा, तुम चिंता मत करो, तुम मेरी बहन के बेटे हो। अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो मैं और किसकी मदद करूंगा? हालांकि अकादमी के एक शिक्षक के रूप में मैं बिना किसी कारण के एक छात्र को सबक नहीं सिखा सकता, वरना मुझे भी सजा मिलेगी। जूनियर क्लास का वार्षिक मूल्यांकन 7 दिनों में होगा, और मुझे याद है कि तुमने मुझे बताया था कि इस बदमाश ने कोई चक्र नहीं खोला है। मैं मूल्यांकन का मुख्य परीक्षक बनने के लिए आवेदन करूंगा। जब तक वह कोई चक्र प्रकाश नहीं दिखा सकता, मैं उसे अकादमी के नियमों के साथ निष्कासित कर दूंगा। जब वह इस जगह से निकलेगा और घर पहुंचने से पहले, वही हमारे लिए हमला करने का समय होगा। टोकन वापस लेने के बाद तुम उस कचरे के टुकड़े के साथ जो चाहो कर सकते हो। 7 और दिन, कर्ण ने हताशा से कहा। जब भी मैं उस दिन मिले अपमान के बारे में सोचता हूं
तो मेरी इच्छा होती है कि मैं तुरंत उसकी खाल उधेड़ दूं। ओह हां, मैं उसके अंडकोश फोड़ने जा रहा हूं। अगर तुम इस छोटी सी असफलता को सहन नहीं कर सकते तो तुम क्या बड़ा काम करने की उम्मीद करते हो? मैं वास्तव में अपनी बहन के लिए चिंतित हूं। तुम कुणाल से बहुत पीछे हो, विवेक ने ठंडक से कहा। करण पीला पड़ गया और उसने अपने हाथ इतनी कसकर भींचे कि उसके नाखून उसके मांस में ढंस गए। ठीक है, मैं वही करूंगा जो आपने कहा चाचा, उसने दांत पीसे और कहा। लेकिन इस अवधि के दौरान उसका समय आसान नहीं होने वाला है। मेरे पास उसे पूरी तरह से बदनाम करने का एक तरीका है, लेकिन मुझे आपकी मदद की जरूरत है चाचा। विवेक की आंखों में संदेह की एक झलक थी। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? अपने चेहरे पर एक विषैली मुस्कान के साथ करण ने अपने चाचा के कान में फुसफुसाया। उसकी योजना सुनने के बाद विवेक एक पल के लिए जम गया और फिर हंसी में फूट पड़ा। उत्कृष्ट, आगे बढ़ो और करो। अगर यह काम कर जाता है तो हमें 7 दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तुम वास्तव में मेरी बहन के बेटे हो। मैंने तुम्हें पहले कम आंका था। कौन चुपके से घूम रहा है? वीर, जो अपने कमरे में ग्रेट एक्सपेंशन डिवाइन तकनीक की साधना कर रहा था, अचानक भौहें सिकोड़ी। उसकी दिव्य चेतना की ताकत साधारण लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा थी, इसलिए उसने तुरंत 2 लोगों को अपने छात्रावास के बाहर दुबके हुए पाया। अब शाम हो गई है। क्या वे चोर हो सकते हैं? अकादमी में अमीर छात्रों का सामान चोरी होना कोई नई बात नहीं थी, खासकर उन गणमान्य व्यक्तियों के बच्चों के लिए जिनके अपने स्वतंत्र छात्रावास थे। वीर सीधे बाहर गया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक गुलाबी लिफाफा अचानक नीचे गिर गया। प्रेषक लाविका। यह लिफाफे के सामने सुंदर लिखावट में लिखा था और कागज से एक हल्की खुशबू आ रही थी। भौहें सिकोड़ते हुए वीर ने लिफाफा फाड़ दिया और पाया कि यह एक प्रेम पत्र था जिसमें सिर्फ 4 पंक्तियों की एक कविता थी। जब विलो के पेड़ पर चांद उगा, मेपल ग्रोव में उसका उससे मिलना तय हुआ। जब आज रात चांद गोल होगा, वह उसके साथ रहने को तैयार होगी। मेपल ग्रोव अकादमी के भीतर डेटिंग करने की एक मशहूर जगह थी, जो कई आशिक मिजाज युवकों और बेचैन लड्ढकियों के मिलने का पसंदीदा अड्डा था। वीर ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी और उसके दिमाग में एक गौरवशाली आकृति कौंधी। इसके साथ ही वह मुस्कुराया और मेपल ग्रोव की दिशा में चल पड़ा। उसके जाने के कुछ ही पलों बाद उसके छात्रावास के सामने 2 आकृतियां प्रकट हुईं। उनमें से एक ने चुपके से एक चाबी निकाली और कुछ कोशिशों के बाद उससे दरवाजा खोल दिया। वे अंदर घुस गए, फिर सिर्फ कुछ मिनटों के बाद बाहर आए और सावधानी से दरवाजा बंद कर दिया। उनके हाथ खाली थे, जिससे वे चोर कम लग रहे थे। हे, क्या तुमने चीजें सही जगह पर रख दी हैं? हम इस बदमाश को उसकी करनी का फल चखाएंगे। हाँ, यंग मास्टर करण सच में बहुत बुद्धिमान हैं कि उन्होंने इतनी शानदार तरकीब सोची। मुझे यकीन है कि यह बदमाश अब उत्तेजित हो गया होगा, एक रमणीय डेट के सपने में खोया हुआ। हम उसे खुद को आईने में देखना चाहिए। लाविका, जो अपने गर्व के लिए प्रसिद्ध है, उसके जैसे एक कचरे के टुकड़े के प्रति कैसे आकर्षित हो सकती है? और कुछ मत कहो, बेहतर है कि हम यहां से निकल जाएं और आज रात के भव्य शो का इंतजार करें। वे चुपके से निकल गए, लेकिन एक पल बाद ही वीर दरवाजे पर फिर से प्रकट हुआ। उसने उन्हें एक नजर में पहचान लिया। वे करण के साथ पिछली बार आए 2 चमचों में से थे। वह सोच में पड़ गया कि वे उसके छात्रावास में चुपके से क्यों घुसे थे। अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उसने दरवाजा खोला और जल्द ही अपने शयन कक्ष में कंबल के नीचे कुछ ऐसा पाया जिसने उसे अवाक कर दिया। रंग बिरंगे और खुशबूदार महिलाओं के अंतर्वस्त्र और अंडरपैंट उसके बिस्तर में ठूंसे हुए थे। ठीक है करण। इन चीजों को देखते हुए वीर स्वाभाविक रूप से एक पल में करण की साजिश समझ गया। जब तुम गंदा खेल खेलना चाहते हो, उसने ठंडक से कहा, तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। उसकी आंखें चमकीं और वह जल्दी से कमरे से गायब हो गया। 1 घंटे बाद वीर की आकृति मेपल ग्रोव की ओर तेजी से बढ़ती हुई देखी जा सकती थी। सैकड़ों एकड़ के क्षेत्र को कवर करते हुए मेपल ग्रोव जालान अकादमी के सबसे खूबसूरत परिदृश्यों में से एक था। यह दिन के दौरान कई छात्रों के लिए एक साधना स्थल था, लेकिन रात में
यह मिलने जुलने का एक अभयारण्य बन जाता था, खासकर इस चांद रहित, हवादार और ठंडे मौसम में। हर कोई एक एकल छात्रावास में रहने का खर्च नहीं उठा सकता था। वास्तव में ज्यादातर छात्र अपने छात्रावास को 4 या यहां तक कि 8 छात्रों के साथ साझा करते थे। इसलिए मेपल ग्रोव उनका अभयारण्य बन गया था। जैसे ही वीर ने अंदर कदम रखा, उसे अपनी दिव्य चेतना की सीमा में 30 से ज्यादा योद्धे पुरुषों और महिलाओं की मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाजें मिलीं। उनमें से कुछ, जो प्रलोभन का विरोध करने में असमर्थ थे, अंधेरे की आड़ में प्रेम क्रीड़ा कर रहे थे, जिससे उसके कान सभी प्रकार की कामुक ध्वनियों से भर गए। आह, बचाओ, बचाओ! तभी मदद के लिए एक हल्की चीख सुनाई दी। आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन इतनी ऊंची थी कि वीर के कान तक पहुंच सके। चांदनी के नीचे अपने शरीर पर एक घूंघट वाली एक युवा लड़की ग्रोह से बाहर निकली। उसका चेहरा आतंक से भरा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, जिससे उसकी गोरी त्वचा दिखाई दे रही थी, जो उसे विशेष रूप से आकर्षक बना रही थी। उसके सुंदर चेहरे पर आतंक किसी के भी दिल में दया और स्नेह भर सकता था। वहीं रुक, छोटी कुतिया, यह तुम्हारा सौभाग्य है कि मैंने तुम्हें चुना है। एक शानदार ढंग से कपड़े पहने हुए आदमी उसके पीछे से गुस्से और क्रूरता से भरे चेहरे के साथ दौड़ा, उसे पकड़ने के लिए एक हाथ बढ़ाते हुए। मेरी मदद करो सीनियर। जब लड़की ने वीर को देखा तो उसे लगा जैसे उसने एक उद्धारकर्ता देख लिया हो, और उसका चेहरा खुशी से भर गया। वह जल्दी से आगे बढ़ी, उस पर खुद को फेंकने का इरादा दिखाते हुए। शू! एक तलवार शून्य में चमकी और वीर के हाथ में आ गई, जिसकी नोक लड़की के गले की ओर थी। अगर तुम मरना नहीं चाहती तो रुक जाओ। उसके मुंह से एक ठंडी आवाज निकली। लड़की चौंक गई। जाहिर तौर पर वीर की प्रतिक्रिया से हैरान थी, लेकिन वह जल्दी से होश में आई और उत्सुकता से कहा, मेरी मदद करो सीनियर। कोई चाहता है, कोई मेरे साथ छेड़छाड़ करना चाहता है। मोती के आकार के आंसू उसके गालों से लुढ़क गए, जिससे वह और भी दयनीय लग रही थी। कृपया, अगर आप मुझे सिर्फ एक बार बचा लेंगे तो मैं वह सब कुछ करूंगी जो आप मुझसे चाहेंगे। ऐसा दृश्य देखने वाला कोई भी युवक पिघल जाता और उसे बचाना चाहता, लेकिन वीर के चेहरे पर शाश्वत उदासीनता का भाव था, चांदनी के नीचे भावहीन। उसने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर लीं, जबकि उसकी तलवार की नोक अभी भी लड़की के गले की ओर थी। उसका दिल पत्थर की तरह कठोर था। यहां से निकल जाओ लड़के, अगर तुम मरना नहीं चाहते। यह लड़की पहले से ही मेरी है। वह आदमी उसके पास पहुंचा और उसे कंधे से पकड़ लिया। उसे एक जोर का झटका दिया। एक चीरने की आवाज गूंजी जब उसके शरीर को ढंकने वाला घूंघट फट गया और दूर गिर गया, जिससे उसका आधा खुला गुलाबी वक्षस्थल प्रकट हो गया। इस बीच उसके नंगे कंधे पर एक स्ट्राइकिंग लाल पंजे का निशान खरोंच गया था। सीनियर, कृपया मेरी मदद करो। लड़की आंसू में फूट पड़ी जब उस आदमी ने उसे जमीन पर खींच लिया। इस क्षण उस आदमी की आंखों में आश्चर्य की एक किरण चमकी, जैसे कि वह थोड़ा भ्रमित हो, लेकिन फिर उसने जल्दी से क्रूर रूप धारण कर लिया और चिल्लाया, अब यहां से निकल जाओ लड़के, मैं अपना काम करने वाला हूं। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। लड़की की मदद के लिए दर्दनाक चीख नीचे से आती रही, सुनने में दिल दहला देने वाली। वीर ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ अपनी आंखें थोड़ी खोलीं। चिंता मत करो मेरी प्रिय, बचाव जल्द ही आएगा। यह सुनकर लड़की की आंखों में खुशी की एक किरण चमकी और वह जल्दी से अपने पैरों पर उठने के लिए संघर्ष करने लगी और सीधे वीर की ओर दौड़ पड़ी, बिना अपनी खुली गोरी त्वचा को ढकने की परवाह किए। उस आदमी की आंखों ने भी खुशी का एक निशान प्रकट किया, लेकिन उसने अभी भी क्रूर होने का नाटक किया। लड़के, तुमने मुझसे यह लड़की छीनने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? मैं विशाल हूं, सेनापति विक्रम का बेटा। ओह, तो तुम विशाल हो। वीर अचानक मुड़ा और लड़की पर मुस्कुराया। मैंने जिस बचाव का उल्लेख किया है वह मैं नहीं, बल्कि वे हैं। हम? वे? लड़की और आदमी दोनों चौंक गए। अचानक लोगों का एक समूह जंगल से बाहर निकला और उन तीनों को घेर लिया। विशाल! समूह के नेता चेतन ने दहाड़ा, तुमने ऐसा भयानक काम कैसे किया? टीचर प्रताप, आपने देखा कि अभी क्या हुआ?
यह बदमाश सिर्फ एक जानवर है। जब एक दर्जन लोगों का समूह प्रकट हुआ तो विशाल जानता था कि उसे भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा जब उसने चेतन को टीचर प्रताप कहते सुना तो वह डर से कांप गया और महसूस किया कि उसकी टांगों से ताकत निकल गई है। चांदनी से उसने ध्यान से भीड़ को देखा और नेतृत्व में एक अधेड़ उम्र के आदमी को देखा जिसके बाल गुस्से से खड़े हो गए थे। वह कोई और नहीं बल्कि अकादमी के छात्रों के डीन प्रताप थे, जिनका उपनाम यमराज था। वह इतना डर गया था कि उसने कुछ कदम पीछे लिए और जमीन पर बैठ गया। यह क्या हो रहा है? यह कैसे हुआ? सिर्फ वह ही नहीं बल्कि लड़की भी पूरी तरह से हैरान थी। यहां तक कि करण और उसके चमचे जो अंधेरे में छिपे हुए थे और बाहर कूदने के लिए तैयार थे, हक्के बक्के रह गए। डीन यहां क्यों थे? विशाल, तुम जानवर! प्रताप की आकृति सभी की आंखों के सामने चमकी और फिर उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ की आवाज सुनी और देखा कि विशाल बुरी तरह चिल्लाते हुए दूर जा गिरा। हम इस जानवर को नहीं बख्श सकते। चलो इसे पीट पीट कर मार डालते हैं। चलो इस बदमाश को पीट पीट कर मार डालते हैं जिसने अपनी जूनियर के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। हर्ष की जोरदार दहाड़ ने पूरे मेपल ग्रो को चौंका दिया और कई लोग इस ओर आने लगे। इस बीच चेतन एक दर्जन आदमियों के साथ बाहर निकला और जल्द ही पीटने की आवाज के साथ तीखी चीखें उस जगह से आने लगीं जहां विशाल गिरा था। क्या तुम ठीक हो? प्रताप ने लड़की से पूछा। तुम्हारा नाम क्या है? तुम इस जानवर के साथ क्यों थी? लड़की पूरी तरह से हक्की बक्की रह गई थी और उसे नहीं पता था कि क्या जवाब दे। मेरा नाम माया है। मैं डरो मत मेरी प्रिय। देखो, तुम डर से पसीने से भीग गई हो। वीर मुस्कुराया और माया को अपनी बाहों में ले लिया। मेरे यहां रहते हुए कोई तुम्हें तंग नहीं करने वाला है। उसने एक हाथ से उसकी पतली कमर को मजबूती से पकड़ लिया, जिससे वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले बच नहीं सकती थी, जबकि दूसरा हाथ उसके शरीर पर बेतहाशा चला रहा था। जैसे ही उसके कपड़े पहने हुए थे, उसका हाथ जल्द ही अंदर फिसल गया और उसके नाजुक वक्षस्थल को रगड़ने और चुटकी काटने लगा। तुम। माया डर गई और उसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। जैसे ही उसे वीर की बाहों में खींचा गया, उसके शरीर ने प्रताप के दृश्य को अवरुद्ध कर दिया था। इसके अलावा चूंकि उसने चिल्लाने की हिम्मत नहीं की, वह सिर्फ संघर्ष कर सकती थी। लेकिन वीर की ताकत इतनी ज्यादा थी कि चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह बच नहीं सकी। वह अब और सहन नहीं कर सकती थी और सिसकने लगी। लेकिन इस बार यह असली था और वह पूरी तरह से कांप रही थी। प्रताप ने सोचा कि वह मानसिक आघात से पीड़ित है, इसीलिए उसने उसे दयालुता से सांत्वना दी। डरो मत, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी शिकायत का निवारण करूंगा। सौभाग्य से वीर ने समय पर मुझे सूचित करने के लिए किसी को भेजा, वरना परिणाम अकल्पनीय होते। वीर, तुम यहां माया का ख्याल रखो। मैं जाकर उस जानवर को देखता हूं। और आवाज क्यों नहीं आ रही है? कहीं उन लोगों ने उसे मार तो नहीं दिया? वीर, जो एक हाथ से चिकने कोमल वक्षस्थल का आनंद ले रहा था, मुस्कुराया और कहा, आगे बढ़ो टीचर प्रताप, माया अब अच्छे हाथों में है। माया कांप उठी और अपने दिल में चिल्लाई, मत जाओ टीचर प्रताप, मुझे यहां मत छोड़ो। लेकिन अजीब तरह से वह बिल्कुल भी आवाज नहीं निकाल सकी और सिर्फ सिसकती रही। प्रताप ने सिर हिलाया और विशाल की दिशा में चल पड़ा। दर्जनों लोग पहले ही उस जगह को घेर चुके थे। सभी इशारा कर रहे थे और फुसफुसा रहे थे। माया आखिरकार अभी भी एक कुंवारी थी, इसलिए वह वीर के हमले का सामना नहीं कर सकी। उसका दिमाग पूरी तरह से खाली था। जब वह कमजोरी से उस पर झुकी, उसे अपने शरीर के साथ खेलने दे रही थी। किसी तरह जो शर्म और इंडिग्नेशन पहले उसके दिल में भरा था, वह धीरे धीरे एक अजीब आनंद में बदल गया, जिससे वह कराहने लगी। ग्रो में दूर छिपे करण और उसके आदमी असमंजस में थे। जाहिर है इन सब के पीछे वीर राठौर है। धीरज ने गुस्से से कहा, अब क्या बॉस? मेरा सुझाव है कि हम बाहर निकलें और विशाल को बचाएं, वरना वह मारा जाएगा। मेरा सिर बचाओ। करण ने उसके सिर पर थप्पड़ मारा और गुर्राया, तुम दिमागहीन सुअर, अगर हम अभी बाहर निकलते हैं तो हम जाल में फंस जाएंगे। हम विशाल को बलिदान करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। वैसे भी प्रताप के यहां रहते हुए वह मरने वाला नहीं है।
उसकी आंखें लगभग आग में फट गईं जब वह दूसरे दो आदमियों की ओर मुड़ा और पूछा, क्या तुमने सब कुछ सही जगह पर रख दिया है? वे दो किशोर थे जो उन महिलाओं के अंतर्वस्त्र और अंडरपैंट को छिपाने के लिए वीर के छात्रावास में चुपके से घुसे थे। एक साथ सिर हिलाते हुए उन्होंने कहा, हां, हमने सब कुछ उसके कंबल के नीचे रख दिया है। आप हम पर भरोसा कर सकते हैं बॉस। करण की आंखों में एक क्रूर ठंडक चमकी। वीर राठौर, जबकि तुम इससे बच गए हो, देखते हैं कि तुम अगले वाले से कैसे निपटते हो। वीर ने लापरवाही से उस दिशा में देखा जहां करण गायब हो गया था और उसके मुंह के कोने एक मुस्कान में मुड़ गए। इस क्षण माया ने सारा प्रतिरोध छोड़ दिया था। उसका शरीर वीर के रगड़ने और निचोड़ने से जल रहा था और जिसने उसे और भी ज्यादा शर्मिंदा किया वह यह था कि उसे अपने नीचे गीला महसूस हो रहा था। इससे उसे इच्छा हुई कि वह अपना सिर एक दीवार में मारकर खुद को मार डाले।